चलो जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हम लोगों ने सैलरी का चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अब मुझे एक बार ये बता दो, अगर मुझे ग्रॉस सैलरी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? ग्रॉस सैलरी अलाउंस और परक्यूसिट, तीन चीजों को प्लस कर दूंगा और उसमें से कितनी डिडक्शन लेनी है? फिर तीन डिडक्शन लेनी है। कौन सी? स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो किसका होगा? ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होगा, और प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये तीन डिडक्शन नहीं मिलेंगी। कौन सी तीन डिडक्शन नहीं मिलेंगी? स्टैंडर्ड, एंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल, तीनों नहीं मिलेंगी। अगर आपने क्या ऑप्ट किया है? 115 BAC, तो आपको ये तीनों डिडक्शन नहीं मिलेंगी। उसके बाद ये पूरा सैलरी का मीनिंग है, ये सब कुछ सैलरी और ये सब कुछ हमने कर लिया है। उसके बाद ये सारे अलाउंस थे, ये भी हम लोग कर चुके हैं। हम लोग कहाँ हैं? परक्यूजिट्स के अंदर। आज ये भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो तो आगे चले जाते हैं। पेज नंबर कौन सा होगा? चलो, मोटर कार। भाई साहब, अब मोटर कार क्या है, सबसे खतरनाक है। थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ लेट लतीफ़ है हमारी क्लास के, तो उससे पहले हम लोग आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो उससे पहले हम और कुछ कर लेते हैं थोड़ा सा। पेज नंबर 18 निकाल लो। पेज नंबर 18। और यहां पे आ जाओ। परक्यूसिट्स के अंदर क्या आ गया? स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट इज टू बी प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉई और एनी ऑफ हिज हाउस होल्ड मेंबर। क्या कहानी है? बोलो जी, क्या कहानी है? स्वीपर दिया गया है, गार्डनर दिया गया है, वॉचमैन दिया गया है, पर्सनल अटेंडेंट है आपके लिए, आपके एम्प्लॉयज के पास। आपका जो एम्प्लॉई है उसके पास क्या है? पर्सनल अटेंडेंट है। तो हम क्या कह रहे हैं? हाँ जी, ये क्या है आपके लिए? परक्यूसिट है। ये आपके लिए क्या है? परक्यूसिट है। और इस केस के अंदर क्या होगा? जो भी पैसा सैलरी पेड और पेबल टू सच पर्सन, ये कौन पे कर रहा है उसको? सैलरी, हाँ लिख लो, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो जो भी पैसा एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो आपकी सैलरी में, ग्रॉस सैलरी में क्या हो जाएगा? ऐड बेनिफिट। परक्यूसिट्स क्या होनी है? ऐड होनी है। लिख लो नालायकों, फिर तुम खतरनाक काम कर दोगे। ग्रॉस सैलरी में ऐड होना है ये पैसा। अगर कुछ पैसा आपसे रिकवर किया जा रहा है तो वो पैसा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हो सकता है ना, वॉचमैन दिया है और वॉचमैन की सैलरी कितनी है? 15,000। प्रिया, 15,000 पर मंथ वॉचमैन की सैलरी है, जिसमें से एम्प्लॉई से कितना रिकवर कर लेते हैं? 5,000 रुपये। तो कितना टैक्सेबल होगा? ग्रॉस सैलरी में कितना ऐड होगा? 10,000 रुपीज। 15,000 हम पे कर रहे थे श्वेता, एम्प्लॉयर 15 पे कर रहा था, आप 5 पे कर रहे हो। जो 15,000 एम्प्लॉयर पे कर रहा है उसमें से एम्प्लॉयर आपसे 5,000 रुपए क्या कर रहा है? रिकवर कर रहा है। लिखा है ना, लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय इफ एनी। आ गई जी बात समझ में? उसके बाद भाई गैस जिसमें बनेगा खाना, बिजली जिससे होगा काम, और पानी
ठीक है, जिससे मछली जल की रानी है ना, जीवन उसका पानी है। तो भाई ये पानी से तो बहुत कुछ होने वाला है। तो इसके अंदर कितनी बातें लिखी हैं? 2 बातें। ऐसा हो सकता है कि बिजली कंपनी आप ही की है, जिस कंपनी के आप एम्प्लॉई हैं, और बिजली कंपनी भी किसकी है? एम्प्लॉयर की है। हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनी एम्प्लॉयर की ना हो, वो क्या कर रहा हो? आउटसाइड एजेंसी से सर्विस हायर कर रहा हो। गैस एजेंसी, आप एम्प्लॉय गैस एजेंसी के हैं, तो पहले वाले केस में आएंगे। आपका एम्प्लॉयर आपके लिए गैस एजेंसी की सर्विस क्या कर रहा है? हायर कर रहा है। जैसे आपके घर में गैस का बिल आ रहा है, उसी तरीके से कंपनी के नाम पे भी क्या आता है? बिल आता है। और उसमें से एक घर किसका है? आपका है। तो इस केस के अंदर बोला गया है कि अगर एम्प्लॉयर का खुद का क्या है? खुद का सोर्स है, उसका खुद का सोर्स है, तो उस केस के अंदर कॉस्ट पर यूनिट, क्या कॉस्ट है उसकी पर यूनिट, क्वेश्चन में बताई जाएगी, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। ठीक है ना? जैसे कॉस्ट पर यूनिट, बिजली का बिल आता है, यूनिट्स, कितने यूनिट्स आपने कंज्यूम की? अरे जी 60 यूनिट्स, घर पे ही नहीं थे इस महीने। मल्टीप्लाई में जो भी रेट है वो रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतना पैसा आपकी सैलरी में, ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है? और दूसरे वाले केस में क्या होने वाला है? वेरी गुड। जो हायर चार्जेस क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं उस एजेंसी को वो, और अगर आपसे कुछ अमाउंट रिकवर किया गया एम्प्लॉय से, एम्प्लॉयर ने, तो वो पैसा रिड्यूस हो जाएगा। ये प्रिंसिपल हर जगह काम आएगा। अगर कुछ भी पैसा एम्प्लॉयर रिकवर कर लेता है तो वो हमेशा 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 माइनस होना है। एजुकेशन, कई बार आपने देखा होगा आपके मम्मी या पापा आपसे बोलते हैं फीस रिसीप्ट देना हमें। अब वो आपसे फीस रिसीप्ट मांग रहे हैं, रीजन है उसका। रीजन क्या है कि भाई एजुकेशन फैसिलिटी के लिए आपका एम्प्लॉयर पैसे खर्च कर रहा है, बच्चे एम्प्लॉय के, और एम्प्लॉयर कह रहा है तुम्हारे बच्चों की एजुकेशन के पैसे मैं पे करूंगा। आप कितना अच्छा है ना? जैसे वाइफ काम करती है एक, क्योंकि आज की डेट में तो फीमेल्स बहुत काम करती हैं, और हस्बैंड वही वाली गोविंदा वाली मूवी है, वो घर पे रहता है। कौन सी मूवी थी? की का में भी होता है, आमदनी अठन्नी में भी होता है। ठीक है ना? और वाइफ जॉब करती है भाई, और वाइफ का जो एम्प्लॉयर है वो क्या कह रहा है? आपके जो बच्चों की पढ़ाई के पैसे वो मैं देने वाला हूं। गोविंदा बड़ा खुश है, क्या बात है, बच्चे हमारे, पैसे ये दे रहा है। ठीक है? अब इनकम टैक्स वाले को दिक्कत है। प्रिया, दिक्कत किसको है? इनकम टैक्स वाले को, कि भाई ये पैसे तो दे रहा है, पर यहां पे क्या होना चाहिए? कहता है इफ एम्प्लॉयर इंकर्ड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना किया उसने, मान लेते हैं एक्चुअल कर दिया, साल का ले लेते हैं ना, कितना ले लें? थोड़ी गरीबी दिखाओ, 20,000 रुपए सालाना। ठीक है? जो कि आज की डेट में होना नहीं। ठीक है? उसके बाद क्या बोलता है? कहता है कितना खर्चा एम्प्लॉयर ने किया, तो एम्प्लॉयर ने कितना खर्चा किया? 20,000 रुपीज पर एनम। एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है वो एम्प्लॉयर का है, ये भी केस हो सकता है। उस केस में क्या लेना है? अब देखो भैया, एम्प्लॉयर जैसे क्या होता है, टाटा की जो कंपनीज हैं उन्होंने साउथ में क्या कर रखा है, केरला, वहां पे टी वो लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं उनको, हाँ टी गार्डन लगे हुए हैं, तो बड़े बड़े, और भी मतलब थोड़ा सा कुछ वैसा वर्ड बोलते हैं, और वहां पे क्या है, स्कूल बने हुए हैं। ठीक है? हाँ, तो वहां पे क्या है, स्कूल्स बने हैं, किसके लिए? एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे पढ़ने का जाएंगे फिर। ठीक है? तो वो किसका स्कूल है? टाटा की कंपनी का स्कूल है भाई। जो भी एम्प्लॉय का बच्चा आएगा उससे कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। पर मुझे बताओ, सारे बच्चे जो वहां पढ़ने आ रहे हैं उस स्कूल में, वो टाटा कंपनी के एम्प्लॉयज थोड़ी ना होंगे, मतलब एम्प्लॉयज के बच्चे थोड़ी ना, सारे के सारे नहीं होंगे ना, कुछ तो ऐसे भी होंगे जो बाहर से आते होंगे। तो हम क्या करने वाले, उनसे क्या फीस लेते हो, है ना भाई? या सिमिलर इंस्टीट्यूट क्या फीस ले रहा है? बाई चांस मान लो कि ऐसा स्कूल बना दिया कि भाई सारे बच्चे क्या है, एम्प्लॉय के ही आएंगे, जो टाटा कंपनी का एम्प्लॉय है उसी के बच्चे इस स्कूल में पढ़ सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता। दो ही केस बनते हैं, या तो मिक्स बच्चे आ रहे हैं, एम्प्लॉयज के भी आ रहे हैं, बाहर के भी आ रहे हैं, तो जो अदर स्टूडेंट से चार्ज कर रहे हो वो फीस ले ली जाएगी। कोई नहीं आ सकता, सिमिलर कोई इंस्टीट्यूट तो होगा।
ठीक है, वो वाली फीस ले लेंगे। कहता है एग्जम्प्ट कर देंगे पैसा, कितना, 1000 रुपए पर चाइल्ड, 1000 रुपए पर चाइल्ड क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट। अच्छा ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं है, अलाउंस नहीं है, ये फैसिलिटी वर्ड है, देखो फैसिलिटी, अलाउंस में फैसिलिटी में डिफरेंस है। आ गई बात समझ में? फैसिलिटी क्या है हमारे लिए, एक परक्यूजिट्स है, फैसिलिटी क्या है हमारे लिए, परक्यूजिट्स है। तो 1000 रुपए पर चाइल्ड, एक बच्चा था तो साल के कितने रुपए एग्जम्प्ट हो जाएंगे, 12,000 रुपए एग्जम्प्ट हो जाएंगे। ग्रॉस सैलरी में कितना टैक्सेबल होगा, 8,000। समझ में आया? और अगर एम्प्लॉयर ने कुछ पैसा एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया तो वो पैसा क्या हो जाएगा, वो डिडक्ट हो जाएगा, वो पैसा क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। और अब 100 बातों की एक बात, एक सुनार की एक लोहार की, वो वाली कहानी होने वाली। पंजाब, कोई पंजाब का रहने वाला है? पंजाब हाई कोर्ट में केस गया था भाई, और ये जो है ना लाइन, मतलब बता पाओगे इसका, हाई कोर्ट में चला गया इस लाइन के लिए। जैसे वो बताया था ना वोडाफोन का केस, 10,000 करोड़, और सालविंकी जो हरी सालविंकी है उसको 25 करोड़ उसने डिमांड की थी फीस, 250 करोड़ दिए थे वोडाफोन ने। कहा था तेरे को पता नहीं हमारी औकात कितनी बड़ी है, तू केस जीता, हम 250 करोड़ देंगे, तूने 25 मांगे, बहुत कम है। ये इस लाइन के लिए केवल दिए, देख लो 1 2 3 वर्ड के लिए हाई कोर्ट में चला गया केस। क्या हुआ इस 3 लाइन के अंदर, ऐसा क्या है ये? इसलिए ना इसका क्वेश्चन भी नहीं आता पेपर में, आता है तो बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास। ये चक्कर क्या है कि कह रहे हैं इट इज एग्जम्प्ट इफ इट इज अप टू 1,000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। कह रहे पैसा तभी एग्जम्प्ट करेंगे जब क्या होगा, हाँ 1,000 रुपीज पर मंथ होगा, या इससे कम हो जाए तो भी चलेगा। पर अगर आपका एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, वो कह रहा है जी मैं तो 1,500 रुपए दूंगा पर मंथ, वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। पर यहां क्या चक्कर है, एक हाई कोर्ट कहता है पूरा टैक्स कर दो, और एक हाई कोर्ट कहता है 1,500 में से 1,000 रुपए एग्जम्प्ट कर दो। अब कॉन्ट्राडिक्शन हो गई नहीं होगी, 2 हाई कोर्ट की जजमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन है। आ गई बात समझ में? तो पेपर में आ जाए तो क्या करें जी, एमसीक्यू पेपर है ना, ये भी एक खतरनाक चीज हमारे आगे। तो मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या करना है, 1,000 रुपए एग्जम्प्ट करके आना है, 1,000 रुपए क्या करना है, एग्जम्प्ट करना। पहली बात तो कंट्रोवर्शियल कभी आएगा नहीं, टैक्स में कभी नहीं आता, ये आया भी नहीं, पर अगर आ जाए तो आपको ऐसे ही करके आना है, क्योंकि ICSI क्या करता है, 1,000 रुपए एग्जम्प्ट करता है। हाँ जी, कुछ और सॉल्व हो गया ना। अब एक हाई कोर्ट कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह, इंटरप्रिटेशन ना। आपकी मम्मी आपकी बात को बता रही है कि जी श्वेता ये कह रही है, और पापा भी आपकी बात को बता रहे हैं जी श्वेता ये कह रही है, पर दोनों की बातों में डिफरेंस है, दोनों हाई कोर्ट है। दादाजी घर पे है नहीं, सुप्रीम कोर्ट को बुलाना पड़ेगा, पर सुप्रीम कोर्ट तक बात जाएगी नहीं ना, क्योंकि आप जो SSC है वो फैसले से क्या हो गया, ठीक है भाई एग्री कर गया, तो कह वही बात है, जब दोनों राजी है तो फिर क्या करेगा काजी, वो वाली कहानी होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आ गई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको पता ही है क्या है, यहां पे फैसिलिटी बता रहा है जी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलेगी, वैल्यू एट विच सच बेनिफिट और एम्यूनिटी इज ऑफर्ड बाय सच अंडरटेकिंग टू पब्लिक, माइनस अमाउंट इफ एनी पेड बाय और रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय फ्रॉम सच बेनिफिट। तो अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल रही है टू द एम्प्लॉय फॉर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग समझते हो ना, कि असली में वो जिस कंपनी में काम करता है वो कंपनी ट्रांसपोर्ट है, तो भैया उस केस में होता क्या है, उसको एक गाड़ी मिली हुई होती है, जहां उसके मतलब एम्प्लॉयर को जाना होगा। जैसे मान लो मुकेश अंबानी है, तो भाई मुकेश अंबानी के पास एक गाड़ी थोड़ी ना दे रखी कंपनी ने, बहुत सारी गाड़ियां दे रखी हैं। उनमें से हो सकता है कि एक गाड़ी कौन सी हो जी, एक गाड़ी वो गाड़ी है जिसमें एक आदमी को बोला है कि देख भाई तू भी यूज कर, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे भी कहीं जाना होता है जा। ऐसा थोड़ी ना कि मुकेश अंबानी के साथ जाना होगा तो तुझे ही जाना होगा,
वो उसका पीए पहले ही बता देगा तुझे कब जाना है। कुछ ऐसी मीटिंग्स होती होंगी जहां केवल उसको जाना होता होगा साथ में, बाकी ये ऐसी ड्राइवर वाली गाड़ी है। ठीक है, ये किसी कंपनी में लग गए, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो कह रही जी गाड़ी खरीदोगे, मत खरीदो, हम दे रहे हैं खरीद के। ये क्या बात है, ये गाड़ी खरीद के दे रहे हैं मुझे। अब वो कहते हैं तेल भी हम डलवाएंगे, सर्विस भी हम करवाएंगे, ड्राइवर भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं भाई A to Z। घर के बाहर खड़ी रहती है, इन्होंने गाड़ी खरीदनी नहीं, करना क्या था, खुद को चलानी आती खुद चलाते, वरना ड्राइवर रखते हैं ऐसे सब। कंपनी कह रही है सब दे रहे हैं ना भाई, गाड़ी कौन सी चाहिए बता, ले ये गाड़ी ले, ड्राइवर ले, उसकी सर्विस ले, सब ले तू A to Z। असली में वो कंपनी क्या है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है। टाटा की कंपनी में ऐसे पहले होता था, आ गई बात समझ में, जो एक अच्छे लेवल पे होते थे उनको गाड़ी दे दी जाती थी उनको। आपको पता होगा जैसे एक हलवाई की शॉप होती है या रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट, हाँ, तो जो वहां के एम्प्लॉइज होते हैं, जो वैसे लोकल रेस्टोरेंट होते हैं, ठीक है ना, वो नहीं कि मतलब बड़े वाले वैसे, उनमें क्या होता है, जो वहां एम्प्लॉइज काम करते हैं ना, वो अपना लंच नहीं लेके आते, वहां जो खाना बनता है वो वही खाते हैं। समझ में आ गया? तो बस वही वाली कहानी है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कितना पैसा लेना है, वैल्यू क्या चार्ज करनी है ऐसे एम्प्लॉय से? भाई पब्लिक से तो चार्ज करते हो, पब्लिक से जो भी अमाउंट चार्ज करते हो वो ले लेंगे। हो सकता है आपसे कुछ पैसा ले इस फैसिलिटी का, समझ गए ना, जैसे इतनी ज्यादा फैसिलिटी दे दी, एम्प्लॉयर ने कहा भाई कुछ तो दे, आपसे 10,000 रुपए महीना ले लिया जो भी है, तो वो माइनस कर देंगे, बस कहानी खत्म है। समझ में आया? हाँ सर। ESOPs नाम सुना है? एम्प्लॉइज लिख लो, एम्प्लॉइज, हाँ जी, स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या हुआ, आप कंपनी सेक्रेटरी बने और आपकी एक बहुत अच्छी कंपनी के अंदर जॉब लग गई, और वो कंपनी आपको कह रही है कि हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स देंगे, पर उसके लिए 1 साल, कम से कम 1 साल आपको हमारी कंपनी में क्या करना होगा, काम करना होगा, तो जाके वो शेयर्स मिलेंगे। अगर आप 1 साल काम करोगे तो जाके वो शेयर्स आपको मिलेंगे। आ गई बात समझ में? तो आपको क्या कर दिया, एक ऑप्शन दे दिया। अब वो शेयर्स अभी कितने के? 300 रुपए के, मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पे दिए जाते हैं, मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पे दिए जाते हैं। अब मार्केट में 500 चल रहा है, आपको 300 में दिए, और पैसा भी अभी पे नहीं करना, वो 1 साल बाद चेक करेंगे कि आप कंपनी में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। आप कंपनी में काम कर रहे होंगे, आपको दे देंगे। अब पता लग रहा है उस दिन रेट चल रहा है 1000 रुपए, या मान लो उन्होंने बोला था 3 साल बाद देंगे, 5 साल बाद देंगे, 5 साल कंपनी में रुक जाओ। इसे बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। क्या बोलते हैं? ब्रेन ड्रेन, मतलब एम्प्लॉय का माइंड वॉश करना। ड्रेन तो समझते ही हो, वॉशिंग मशीन होती है, ड्रेन होती है, ठीक है ना, तो वही ब्रेन ड्रेन क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय जो है उसका माइंड वॉश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वॉश? शेयर दिखा के तुम्हें कि भाई 3 साल के बाद, 5 साल के बाद इन शेयर्स की वैल्यू कम से कम नहीं भी तो 50 लाख रुपए होगी। आपको क्या लगा, ओ भाई कंपनी ने ना मेरे को 50 लाख के शेयर दे दिए, और अभी आपने पैसे भी नहीं दिए, रेट आज तय हो गया उसका, पैसे भी कब देने, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद। आप कंपनी छोड़ के नहीं जाओगे, क्योंकि जहां आप कंपनी छोड़ के जाने, आपके दिमाग में बस एक ही चीज आ रही होगी बार बार। क्या आ रहा होगा आपके दिमाग में? यार 5 साल बाद 50 लाख के शेयर मिलने हैं, कंपनी रिलायंस भाई या जो भी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, तो आप वैसे छोड़ के नहीं जाने वाले, आपका माइंड वॉश कर दिया। कोचिंग में भी सेम ऐसे ही होता है। आप तो जी आज तक पढ़े ही नहीं हो, पढ़ाई नहीं की आपने। आप हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करोगे ना, यहाँ 500 बच्चा क्लास लेगा एक साथ। मैं वैसे सच्चाई बता रहा हूँ आपको, हमने तो पढ़ा है, 800 1000 बच्चों में मैंने क्लास ली है, खुद टैक्स की मैंने क्लास ली है, बट ये कि ना टीचर हेल्पलेस है उसके अंदर। क्योंकि आप जाके टीचर से क्या पूछ लो यार, पहली बात तो वो टीचर का अपना एक टाइम, वो आ रहा है अपने एक टाइम पे, और उसके बाद क्या इतने बच्चे हैं, वो आते ही अपना टॉपिक स्टार्ट करेगा, कहानी खत्म हो जाएगी, क्लास लेके चला जाएगा। असली में क्या है ना, हर बच्चा एक जैसा नहीं है, तो आपका पर्पस सॉल्व होना चाहिए कि सर मेरे तो बस की नहीं है, मेरे को तो क्या है कि टीचर का इंटरेक्शन जरूरी है। जैसे ऑनलाइन बच्चे कहाँ पढ़ाई कर पाए, मुझे पता ना आजकल पेपर चल रहे हैं बच्चों के, कर क्या रहे हैं बच्चे, ग्रुप बने हुए, सिटिंग के ग्रुप, आंसर आ रहा है जी,
ये कहानी। और कई ऐसे भी लोग हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, जो कि गलत है। जैसे मान लो ये बड़े हैं, अच्छा आप सीएस कर रहे हो, आप सीए कर रहे हो, अकाउंट्स का पेपर है मेरा कल, घर आ जाऊं आपके, चलो जी आप ही के घर आके बैठ के वो पेपर दे रहा है, ऑनलाइन पेपर, और आप सोल्यूशन निकाल के उसे दे रहे हो। लो भाई, गलत है ये चीजें, ऐसा नहीं, एजुकेशन के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। तो ब्रेन ड्रेन समझ के क्यों होती है? तो ये जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करते हैं ना, जैसे कंपनी का सीईओ हो गया, और सीईओ कौन बनता है? कंपनी सेक्रेटरी। सीएफओ कौन बनता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, या सीएमए भी बन सकता है आज की डेट में। तो ये कहानी है। तो इन लोगों की ब्रेन ड्रेन कर देते हैं भाई साहब। या इंजीनियर्स हैं, एक अच्छे क्लास ऑफ उसमें है, माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स हैं, ठीक है, आईबीएम कंपनी के इंजीनियर्स हैं, चलो जी हमारे ई सोप्स के शेयर्स ले लो। तो क्या करें? फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन एज पर द प्रिस्क्राइब्ड मेथड, वो छोड़ दो मेथड, आपके एग्जाम में फेयर मार्केट वैल्यू बता रखी होगी शेयर्स की, ये लो जी। अब एक शेयर की 500 रुपए दे दी, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ शेयर, आ जाएगा रेट, कोई दिक्कत ही नहीं। आपसे कुछ पैसा रिकवर कर रहे हैं तो माइनस, नहीं तो पूरा का पूरा क्या? टैक्सेबल। बाकी स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं ये भी पता होगा। खून, मैंने बोलता हूं खून पसीने के शेयर, स्वेट मीन्स पसीना, है ना भाई। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स भी होते हैं, आपने पढ़ा होगा 12वीं में, शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता आप, है ना, बट उसकी एक एक्सेप्शन है, स्वेट इक्विटी शेयर, सेक्शन 54 कंपनीज एक्ट, स्वेट इक्विटी शेयर्स। बाकी ये कुछ पढ़ने वाली ये जरूरत नहीं है, ठीक है, मन करे पढ़ लेना, कोई वो नहीं। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी में आ जाओ। मेडिकल फैसिलिटी क्या कहानी है? ये बड़ी अच्छी कहानी है वैसे मेडिकल फैसिलिटी की, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें कितनी बातें हो रही हैं? 5 बातें हो रही हैं भाई साहब। और एक मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो रहा है एब्रॉड। एक ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है? एब्रॉड हो रहा है। तो ये आप, ये वाला जो मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? इंडिया में। ये मेडिकल फैसिलिटी आपको इंडिया में मिल रही है। तो इंडिया में क्या फैसिलिटी मिल रही है? एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, किसका? एम्प्लॉय का या उसके फैमिली मेंबर का। कहां हो रहा है वो मेडिकल ट्रीटमेंट? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल किसका है? बाय नंबर 1 एम्प्लॉयर का है, गवर्नमेंट का है, लोकल अथॉरिटी का है, तो एग्जम्प्ट है। 3 लोगों का अगर वो हॉस्पिटल है, एम्प्लॉयर का, जहां एम्प्लॉय या उसकी फैमिली का ट्रीटमेंट चल रहा है, किसका है? एम्प्लॉयर का है, गवर्नमेंट का है, लोकल अथॉरिटी का, तो एग्जम्प्ट है। जितना भी खर्चा होगा सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होना। अगला क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डिसीज। प्रिस्क्राइब्ड डिसीज का मतलब लिख लेना रूल 3A। असली में आपको पता होगा इनकम टैक्स के अंदर रूल भी है, तो रूल 3A के अंदर क्या है? प्रिस्क्राइब्ड डिसीज है, जैसे ब्रेन ट्यूमर, कैंसर हो गया, ठीक है, बड़े खतरनाक खतरनाक बीमारियां भाई साहब, वो लिखी हुई है इसके अंदर। सर हमें याद करनी है? नहीं करनी, नालायक, तो डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, आ गई बात समझ में। अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर ने उसे क्या कर रखा हो? उस डिसीज को अप्रूव कर रखा हो, तो क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। उस बीमारी का खर्चा एग्जम्प्ट। तो कोई खतरनाक बीमारी हो जाए तो अपनी वाइफ को बोलना है, भाई चीफ कमिश्नर के पास जा, ठप्पा लगवा के लिया इसके ऊपर कि ये बीमारी बहुत खतरनाक है, या वो बीमारी रूल 3A के अंदर क्या कर रही है? फॉल कर रही है। जो पैसा होगा सारा एग्जम्प्ट। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। बताओ कितनी अच्छी कंपनी है। तो मेरी भाई की कंपनी में ऐसी होता है, एयरटेल अच्छी कंपनी है, ठीक है ना। कंपनी में क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो भी मतलब सारे नहीं, एक टॉप लेवल के अंदर, ठीक है, वो टॉप लेवल में काम कर रहा है, तो जो भी टॉप लेवल में काम कर रहे हैं सबका क्या करवा रखा है? हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है। कंपनी का कार्ड बनता है उनका, सीधे कंपनी का कार्ड बन गया जी, ऐश लो। अच्छा, इसलिए तो हॉस्पिटल वाले भी इन्हें लूटते हैं, पता है आपको। मैं जाता हूं ना, मुझे नहीं लूटते, क्यों? मैं कोई कार्ड नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं, कुछ नहीं। उनको पता है भाई ये गरीब लोग आ गए, पैसे नहीं देने वाले हमें,
और उनको पता लग गया ये अमीर लोग आ गए, इनके पास क्या है, कार्ड बना हुआ है। अब क्या होगा, खर्चा तो होगा, इनको भी सिरदर्दी नहीं है, पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करने वाली है। और एक बार पता लग जाए एनआरआई आ गया, हमारे ही घर का आदमी बाहर चला गया था, मोटा लक्ष्मी लेके आया होगा फॉरेन की, निकालो इसके सारे पैसे। और आ गई बात समझ में। बच्चे को मार डालते हैं उनको एक बार पता लग जाए एनआरआई का बच्चा है तो, और फॉरेन कंट्री का है तो भाई साहब पता नहीं क्या कर देंगे। वही वाली कहानी, कोरोना वाली कहानी, डेड बॉडी भी नहीं देने वाले, वो गायब कर देंगे, सारी हड्डियां सब कुछ अंदर से गायब कर देंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात, बैकअप देख लेना, ठीक है, मैं बैकअप दे दूंगा। तो इसलिए मैंने हैवी टॉपिक नहीं लिया पहले ही, वो छोड़ दिया, अब लेने वाला हूं थोड़ी देर में। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, तो जो भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, वो क्या है, सारा का सारा एक्सेम्प्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर इज एग्जम्प्ट। ये क्या कहानी, कंपनी ने कहा तुम्हें जो पॉलिसी लग रही है, जिस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है करवा लो, जिस कंपनी से तुम्हें क्या करवाना है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है करवा लो। हमने करा लिया, वो रिसिप्ट किसको जाके दे दी, अपने एम्प्लॉयर को, उसने सारा पैसा हमें रीइंबर्स कर दिया। रीइंबर्स समझती हो ना, आपने फ्लाइट की टिकट बुक करवाई, जितना सारा खर्चा हुआ एम्प्लॉयर के पास गए, उसने सारा पैसा रीइंबर्स कर दिया। ये मैं केवल एग्जांपल दे रहा था। हम यहाँ पे, मैं क्या एग्जांपल आएगा यहाँ पे, हेल्थ का आएगा, वो तो मैंने समझाने के लिए एक एग्जांपल दे दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप ले रहे हो और उसका बिल देते हो अपने एम्प्लॉयर को, वो सारा पैसा आपको रीइंबर्स कर देता है। तो बहुत बढ़िया है भाई मेडिकल फैसिलिटी। मैंने पहले ही बोला था मेडिकल अलाउंस नहीं है, क्योंकि मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। इतनी बड़ी बीमारी हो गई कि कहां जाना पड़ रहा है, बाहर। इनकम टैक्स वाला भी कह रहा है बीमार हुआ है, इंडिया में डॉक्टर नहीं मिल रहा तुझे, बाहर जाएगा ट्रीटमेंट कराने, रुक जा, टैक्स लेता हूं तेरे से। एम्प्लॉयर, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर। कितनी अच्छी कंपनी, सारा खर्चा कंपनी करेगी भाई साहब। किसके ऊपर करेगी, एम्प्लॉय के ऊपर, या उसका फैमिली मेंबर बीमार हो गया। तो सुनो ध्यान से, आपके जाने का खर्चा, सबसे पहला क्या है, आपके जाने का खर्चा, मतलब कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस। दूसरा, वहां पे स्टे अब्रॉड, यस और नो, कौन रहा, एम्प्लॉय या उसका फैमिली मेंबर जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, पर साथ में प्लस कर दिया, एंड का मतलब प्लस कर दिया, एक अटेंडेंट। तो कोई बीमार होगा तो साथ में क्या है, एक अटेंडेंट जाएगा भाई, उसका भी खर्चा। तो कई लोग तो ऐसे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में मान लो काम कर, भाई बीमार पड़ तू यार, अमेरिका घूम के आना है यार, और थोड़े बीमार पड़ जा, क्या है वहां जाके ठीक हो जाएगा, डॉक्टर अच्छे, ठीक है, जानबूझ के ले, तू बीमार हो, आज तेरे साथ क्या करते हैं, एक्सपायरी वाली फ्रूटी पिलाएंगे तुझे, ठीक है, और तू कल सुबह जब बीमार होगा, ठीक है, कंपनी को बताएंगे जी इंडिया में इलाज नहीं होगा, बाहर जाना है हमें, और बाहर जब तू जाएगा तो साथ में हम जाएंगे, ठीक है, और साथ में जब हम जाएंगे तो शैल बी एग्जम्प्ट टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। कितना पैसा एग्जम्प्ट होगा, जितना आरबीआई ने बोला हुआ है, जितना आरबीआई ने बोला हुआ है। कॉस्ट ऑफ ट्रेवल पूरा एग्जम्प्ट है, पर कॉस्ट ऑफ ट्रेवल पूरा एग्जम्प्ट है वो तो ठीक है। दो बातें आ गई यहां पे, क्या क्या चीजें हो गई, दो चीजें लिख लो। एक तो क्या हो रहा है, स्टे अब्रॉड, एक तो क्या हो रहा है, स्टे अब्रॉड, और दूसरा क्या हो रहा है, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, और तीसरा मेडिकल आपका ट्रीटमेंट। तीन चीजें हो गई ना, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये तीनों मिला के आरबीआई परमिट करेगी, ठीक है। और आरबीआई किस चीज का परमिट करती है, मेडिकल ट्रीटमेंट का परमिट करती है, और वन अटेंडेंट का परमिट करती है। तो आरबीआई मेडिकल ट्रीटमेंट और एक अटेंडेंट का प्रोवाइड करती है। कॉस्ट ऑफ ट्रेवल आरबीआई ने परमिट नहीं कर रखा। अब कॉस्ट ऑफ ट्रेवल तो भाई जितना यहां से अमेरिका जाने का लगेगा, उसमें आरबीआई ने क्या परमिट करना है कि इतना खर्चा। कह रहे हैं इज एग्जम्प्ट ओनली इफ जीटीआई, जीटीआई समझते हो, ग्रॉस टोटल इनकम। कैसे निकलती है जीटीआई, कैसे आता है,
5 हेड की इनकम प्लस करनी होती है, साथ में 2 एडजस्टमेंट, क्लबिंग और सेट ऑफ, तो हमारे पास जीटीआई आता है। कहता है वो जो जीटीआई है ना वो कितना आना चाहिए, इस खर्चे को हटा के, इस खर्चे को हटा के, देखो लिखा ना बिफोर इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर, मतलब कि इस खर्चे को हटा के उसका जीटीआई 2 लाख रुपए होना चाहिए, तो जाके ये पैसा एग्जेम्प्ट होना है। हंसी आ जाएगी। अब यहां से अमेरिका जाने का ही एक बंदे का खर्चा 2 लाख से ज्यादा लग जाएगा, और ये बात कर रहे हैं क्या कि भाई 2 लाख से ज्यादा का उसका जीटीआई। मैं कह रहा हूं प्रोविजन ही आज की रेट में, प्रोविजन जो है ना बेकार है, फालतू है। क्यों है? कौन सा ऐसा एम्प्लॉय होगा जिसकी सैलरी जीटीआई 2 लाख रुपए होगा और तुम कह रहे हो तेरा मेडिकल ट्रीटमेंट ना बाहर करवाएंगे? 2 लाख रुपए सालाना सैलरी और तुम उस एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट बाहर कराओगे? सारी दुनिया तुम्हारी कंपनी ज्वाइन नहीं कर लेगी। क्या कंपनी है भाई, सैलरी 2 लाख, ट्रीटमेंट बाहर, और लोगों को मजा आएगा भाई, बीमार हो जाओ ना, क्या जा रहा है। ठीक है, यहां तो बड़े खतरनाक लोग हैं ना, देखा नहीं, पुलिस वाले पकड़ के ले जाए, कोर्ट में पेश होना, ले भाई बीमार हो गया। कुछ भी मतलब आज की डेट में ना ये सब ठीक करना चाहिए। इसको 50 लाख कर, 30 लाख कर, 20 लाख कर, सालाना 10 लाख तो करो। ये 2 लाख ही चल रही है लिमिट, कब से चल रही है? 20 साल से चल रही है 2 लाख रुपए लिमिट, बदल ही नहीं रही है। तो बस आपको क्या याद रखना है कि क्वेश्चन जब आ जाए वो कह दे जी मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल फैसिलिटी अब्रॉड मिल रही है और इस एम्प्लॉय का जीटीआई कितना है, 2 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर 2 लाख है जीटीआई तो ले लेगा एजम्पशन, वो बताएंगे कितनी एजम्पशन मिलेगी। पर अगर 2 लाख से ज्यादा है तो भाई कोई पैसा एग्जम्प्ट नहीं होना, सारा टैक्सेबल हो जाएगा, सारा टैक्सेबल हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में जाके बस क्या चेक करना है कि जीटीआई 2 लाख है या उससे ज्यादा है। तो लिख लो, हमें क्वेश्चन में जाके बस ये चेक करना है कि जीटीआई 2 लाख है या उससे ज्यादा है। हमें चेक करना है क्वेश्चन में जाके कि जो जीटीआई है वो क्या है, अप टू 2 लाख, और दूसरी तरफ एक्सीड्स 2 लाख। अप टू 2 लाख है तो क्या होगा जी, अप टू 2 लाख है तो क्या होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट प्लस 1 अटेंडेंट, है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट और 1 अटेंडेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट और 1 अटेंडेंट, जो क्या किया होगा आरबीआई ने परमिट कर रखा होगा। आरबीआई ने ये पैसा क्या कर रखा होगा, परमिटेड, वो पैसा आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ ट्रैवल भी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, पर अगर एक्सीड हुआ तो फिर तो बेड़ा गर्क है, फुल्ली टैक्सेबल है, फिर तो फुल्ली टैक्सेबल है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा पैसा ग्रॉस सैलरी में क्या होना है, ऐड हो जाना है, फिर कुछ एग्जम्प्ट नहीं होना। तो सारा खेल जीटीआई, जो सारा खेल है वो जीटीआई का। तो हमने कहाँ से कहानी स्टार्ट की थी, कल हमने रेंट फ्री एकोमोडेशन किया था, उसके बाद मोटर कार था, मोटर कार मैंने छोड़ दिया था जानबूझ के, बड़ा टॉपिक है अभी लेने जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद हमने
इसमें आ गए थे स्वीपर, गार्डनर में आ गए थे, गैस वाला आ गया, एजुकेशन वाला आ गया था, ट्रांसपोर्ट वाला आ गया था, ई सोप्स आ गया था, मेडिकल अभी किया हमने। और इसके बाद क्या है, अदर फ्रिंज बेनिफिट्स, और अदर बेनिफिट्स जो दिए जा सकते। अब ये बताओ, पहले अदर बेनिफिट्स ही कर लें? हाँ सर, अदर बेनिफिट्स कर लेते हैं और उसके बाद वो जो छोड़ा है उसमें आते हैं। चलें? तो अदर बेनिफिट्स हैं, कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स और कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट फ्री। इंटरेस्ट फ्री क्या कहानी है अभी जी? गरिमा, क्या कहानी है इंटरेस्ट फ्री की? इंटरेस्ट फ्री की कहानी क्या है शिखा? थोड़ा लाउडली बोलो, बुढ़ापा मेरा 100 साल हो गए। इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। वेरी गुड, क्या बात है, गुड। अब एम्प्लॉय को जो लोन मिला है, किससे मिला है लोन? एम्प्लॉयर से। उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट पे नहीं करना। पर इनकम टैक्स वाला जो आदमी है उसको कुछ कुछ होता है। उसे कुछ हो गया श्वेता, क्या हुआ उसे? उसने कहा भाई तेरे एम्प्लॉयर ने तुझे लोन दिया इंटरेस्ट फ्री, अगर तू बैंक से जाके लोन लेता तो बैंक तुझे इंटरेस्ट चार्ज करता, इनकम होती, हमें टैक्स मिलता। भाई जहां इनकम हो रही हो, इनकम टैक्स वाला कहता है कि हमें वहां टैक्स मिलता है। तुम तो यहां क्या कर रहे हो, हमारा जो टैक्स है वो आ नहीं रहा हमें। अब वो कह रहा है कि सर देखो मैं तो जेन्युइन आदमी हूं, मैं जो एम्प्लॉई हूं जेन्युइन हूं, मेरा एम्प्लॉयर मेरे से नहीं ले रहा। भाई तो एक बार बता, इंटरेस्ट का तो बेनिफिट ले रहा है ना तू, लोन के पैसे मिले वो अलग, इंटरेस्ट का बेनिफिट। तो जो वो इंटरेस्ट है ना वो हम निकालेंगे। वो इंटरेस्ट क्या है, हम निकालेंगे लोन अमाउंट के ऊपर। अब वो इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे, ये एक बड़ी खतरनाक चीज है कि वो कैसे निकालेंगे। इसको पढ़ लो जरा एक बार, फिर मैं आपको दिखाता हूं, एक इलिस्ट्रेशन करवाता हूं इसकी, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करना, एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है इसका, एग्जाम में इसका एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है। और एक बार आया भी हुआ एग्जाम में, एग्जाम के अंदर आया भी हुआ। क्वेश्चन आपको नजर आ गया होगा। तो कॉपी में लिख लो किसके लिए है, इंटरेस्ट के रिगार्डिंग है। टॉपिक लिख लो पहले ऊपर, अदर फ्रिंज बेनिफिट्स, इंटरेस्ट फ्री, कंसेशनल लोन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। कंसेशनल लोन का मतलब हो सकता है इंटरेस्ट फ्री हो या कंसेशनल, कुछ रेट आपसे चार्ज कर रहा हो। तो इंटरेस्ट फ्री भी हो सकता है, कुछ रेट आप शायद आपसे चार्ज कर रहा हो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसके कुछ एक्सट्रैक्ट लिख लेंगे। एक्सट्रैक्ट का मतलब बस हल्की सी चीजें लिख लेंगे। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो क्या कर रही है, एक एडवांस इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है 5 लाख रुपए का आर को। क्या आपको नहीं लग रहा कि यहां पे जो लोन मिल रहा है वो क्या हो रहा है, जो लोन यहां पे कंपनी दे रही है वो कैसे दे रही है, इंटरेस्ट फ्री दे रही है। किस काम के लिए दे रही है, कार खरीदने के लिए दे रही है। आर क्या है, रेगुलरली रीपेमेंट कर रहा है, इंस्टॉलमेंट तो देनी पड़ेगी ना भाई, जो 5 लाख रुपए दिए हैं वो तो देना ही पड़ेगा। 20,000 रुपए महीना दे देता है वो, पर ये जो 20,000 रुपए महीना वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, वो कब पे कर रहा है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एंड ऑफ ईच मंथ वो इंस्टॉलमेंट ये पे कर रहा है,
और एसबीआई का जो रेट चल रहा है आजकल, जब ये लोन दिया गया है, एसबीआई 10% चार्ज कर रहा है। ये क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, तो लिख लो। एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है 5 लाख का, एम्प्लॉय का नाम आर, एम्प्लॉय कौन है? आर है। एम्प्लॉय कौन है? आर है। और डेट लिख लेना किस दिन लोन दिया है, 1/5/2020, 1/5/2020। और वो रीपेमेंट कर रहा है 20,000 रुपए महीना एट द एंड ऑफ ईच मंथ। जो उसकी इंस्टॉलमेंट है हायर परचेज पड़ा हुआ है क्या आप लोगों ने? उसमें भी इंटरेस्ट की कुछ कैलकुलेशन होती है। नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया जस्ट कि भाई पढ़ा है नहीं पढ़ा है। अब सुनो, और एसबीआई का कितना रेट गिवन है? 10% पर एनम। जब एग्जाम में क्या आएगा क्वेश्चन, मेगा क्या मिलेगा बेटा क्वेश्चन में? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन मिलेगा। सर एम्प्लॉय ने कितना लोन इंटरेस्ट फ्री लिया, वो पैसा बताया जाएगा। सर वो कितने इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, वो बताया जाएगा। अब जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा होगा वो ये बताया जाएगा कि वो एंड में कब पे कर रहा है। हमेशा होता है, ये बताया जाता है इंस्टॉलमेंट कब पे कर रहा है। मुझे बताओ इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज किया जाता है? इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है। कभी भी अगर आपको पता हो तो, जो भी पैसा आउटस्टैंडिंग हो उसके ऊपर इंटरेस्ट। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है, आपने लोन दिया 10 लाख रुपए मैंने इनको दिए, मैंने कहा जी साल का लाख रुपए क्या आया है? इंटरेस्ट है। ये सर ये लाख रुपए रखो, तो उससे होगा क्या? अगले साल जब मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तो 9 लाख के ऊपर करूंगा। आप सोच के देखो ना, अगले साल जब मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तो मैं 9 लाख के ऊपर करूंगा। और अगले साल ये क्या कर रहे हैं, हर महीने मुझे क्या करते हैं? पैसे दे देते हैं। अब जो ये हर महीने पैसे देते हैं, हो सकता है ये 1 अप्रैल को ही मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दें, तो और खतरनाक हो जाएगा। 10 लाख दिए थे इनको, जिस दिन दिए उसी दिन इन्होंने 1 लाख रुपए मुझे दे दिए, तो 1 लाख का इंटरेस्ट बचा गए, कुछ नहीं लगेगा। पहले साल तो कोई इंटरेस्ट नहीं, अगला साल जब आएगा, ये अप्रैल की 1 तारीख को मुझे क्या कर रहे हैं? पैसे दे रहे हैं, तो मुझे 9 लाख में से वो भी माइनस हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो भाई एक भी दिन वो जो पैसा, मान लो इन्होंने फिर मेरे को कितना दे दिया? 20,000 रुपए दे दिया, तो 8,80,000 रुपए के ऊपर ब्याज लगेगा ना। फिर जब अगले महीने ये पैसा देंगे 20,000, साथ में इंटरेस्ट का पैसा, फिर 20,000, फिर साथ में इंटरेस्ट का पैसा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। हाँ आ रही है बातें समझ में? अब तो लोन का पैसा कितना है? 5 लाख। और ये मैंने कब लिया है? 1/5/2020। 1/5 का मतलब मई का महीना है ना। अब मुझे बताओ, ये कह रहा है एंड ऑफ ईच मंथ दे देता है, मतलब महीने की आखिरी तारीख को वो पैसा दे देता है। जब वो महीने की आखिरी तारीख को पैसा दे देता है तो भाई मई में तो यही मान के चलेंगे ना 4,80,000 रुपए आउटस्टैंडिंग रह गए, जून में और 20 कम हो जाएंगे, ऐसे करते 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 ये पैसे कम होते चले जाएंगे। अब इसका एक शॉर्टकट है, जैसे आपने फंडामेंटल पार्टनरशिप पढ़ा होगा, तो वो ड्राइंग्स करते हैं पार्टनर, तो 2 मेथड आपको बताए जाते हैं, एक सिंप्लीफाइड एक प्रोडक्ट मेथड, 12वीं क्लास में। वही सेम कहानी है। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना आर्यंश, इन सब का टोटल करो, कितना आ रहा है? 41,80,000, जिससे क्या हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसका सीधे कितना निकाल लो? 10% निकाल लो। एक बार इसका 10% निकालना और उसको डिवाइड कर देना 12 से, यहां पे कर नहीं रखा है, तो 10% और उसके बाद उसको डिवाइड किया 1/12, करना कितना आ रहा है? आ रहा है ना ये? ठीक है, मैं निकालने वाला था। कैलकुलेटर कौन कौन लेके आता है?
सबको लाना है, हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। क्यों लाना है? एग्जाम में अलाउड है, साइंटिफिक अलाउड नहीं होगा, ठीक है। कैसा है दिखाना? हाँ ये चलेगा भाई, ये कैलकुलेटर चलेगा, वो साइंटिफिक मत लिया ना, बिल्कुल ही खतरनाक सा, ठीक है। नॉर्मली चलेगा जैसे ये है, या इससे भी नॉर्मल हो, पर इतना ठीक रहता है, ठीक है। अंडर रूट तो निकल जाएगा इसमें, हाँ है, हाँ पर मतलब वो तो नहीं ना जो साइन कॉस थीटा टेन, वो तो मेरे को पता है। आगे पास में वो वाले नहीं चलते जी, ठीक है ना, तो ये वाले चलते हैं। अंडर रूट भी निकल रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, निकालो। तो हमने कोई मैथ का पेपर, हाँ उसको साइंटिफिक कहते थे, ठीक है ना। तो ये आ गया इंटरेस्ट पूरे साल के लिए 34,833 रुपीज, और ये पैसा क्या हो जाएगा? आपकी ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? तो डाउन पेमेंट माइनस हो जाती है, जैसे जो मैंने बताया, हाँ उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं, डाउन पेमेंट के ऊपर कभी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आप लॉजिक भी देख लो उसका, आपको पता होना चाहिए। 10 लाख दिए, डाउन पेमेंट आपने 1 लाख रुपए दे दी, तो भैया आप तो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो 9 लाख से होनी है। अगले क्वेश्चन में अगर ये महीने की पहली तारीख को पैसे देता, और कब देता? जो मतलब मई के बाद क्या आता है? जून। कई ऐसे होते हैं ना टेनेंट कि महीने की 1 तारीख को पैसा किराएदार किराया पे करते। आ गई बात समझ में? कई बार ऐसा होता है, कई बार आपने बोल दिया कि तुम लोग कब कितनी तारीख से आए हो, मान लो, अच्छा जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई 25 तारीख को आया तो हम 5 दिन का किराया नहीं लेते, एक जनरल प्रैक्टिस है, कई लोग नहीं लेते, मतलब हम ही नहीं, मतलब कई लोग नहीं लेते। तो हम लोग क्या कहते हैं, पर जो हमारा टेनेंट होता है उसको 31 को, महीने की आखिरी तारीख को क्या करना है, पैसे हमेशा क्रेडिट हो जाने चाहिए, ये नहीं कि 1 तारीख को। अब जो बंदा आया कितनी तारीख को, 5 तारीख को या 10 तारीख को ऐसे आया, तो हर महीने क्या है, 1 तारीख को पैसे क्रेडिट कर दो। कैलकुलेशन एक अलग अलग होगी ना, देखा जाए तो, एक 31 को हो रहा है, एक में 1 को हो रहा है, कुछ चक्कर है उनका। तो उसी तरीके से यहां पे ये महीने की अगला जो महीना आएगा उसकी 1 तारीख को पेमेंट किया करेगा। तो पहली बार तो ड्यू कितना रह जाएगा, पूरा ही 5 लाख रह जाएगा ना मई में, क्योंकि मई में तो पे किया ही नहीं। अब बाकी फिर 480, 460 वो चलता चला जाएगा। पहली बारी में यहां पे 5 रह जाएगा इस बार। अगर वो मई के महीने में ही पे कर देता, 1 को कर देता, लास्ट में पे कर देता, तो उस केस के अंदर वो 480 हो जाता। आ गई सी बात समझ में? और फिर इसका टोटल कर लेंगे, 44 आ गया। अब फिर उसे वही मल्टीप्लाई 10% था और 1/12, ये क्या है, एक शॉर्टकट ट्रिक है, कहानी खत्म। अच्छा मैंने क्वेश्चन यही करवाया था, मतलब मैंने जब पहली बार भी पढ़ाया था तो मैंने क्वेश्चन यही करवाया था, क्योंकि मॉड्यूल के पीछे आपको पता होगा क्वेश्चन पेपर होते हैं, कुछ मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं, 1-2 पेपर होते हैं, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पेपर दिया हुआ था। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्या हुआ, यही आया था एग्जाम के अंदर, यही वाला क्वेश्चन आया था। अब बच्चों को क्या लग रहा था, भाई क्या इसमें से क्वेश्चन आएगा। अब बच्चे कैलकुलेशन फिर कैलकुलेटर से करते रहो, सम अप करने की कैलकुलेशन होती, कैलकुलेटर पे ट्रिक सीखो, जल्दी जल्दी कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। किसी को आती है कैलकुलेटर की कोई ट्रिक नहीं आती है? अच्छा, उसके बाद कभी मेरे पास टाइम होगा ऐसी तो मैं सिखा दूंगा आपको। उसके बाद कह रहा है कि अगर मान लो 6% इंटरेस्ट क्या है, आर से रिकवर हो रहा है, तो आरबीआई का रेट कितना चल रहा था, 10, आपसे कितना रिकवर कर रहे हैं, 6%। कौन रिकवर कर रहा है, एम्प्लॉय। मतलब समझे कुछ, हमें एसबीआई, अच्छा हमें एसबीआई का ही रेट लेना है, वहां लिख लेना जहां पे ये नोट्स हैं, अगर वहां पे लिखा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ है वहां पे एसबीआई का ही रेट लेना है हमें, क्योंकि यही एक लौता ऐसा बच्चा है जो सरकारी है, मतलब एक तरीके से। आ गई बात समझ में? सरकारी मतलब वैसे स्टैचुरी बॉडी है, पीएनबी स्टैचुरी बॉडी नहीं है ना,
पीएनबी स्टैचुरी बॉडी नहीं है। आगे बात समझ में? तो मतलब जितने भी सरकार मतलब बैंक हम कहते हैं कि ये सरकारी बैंक है, तो सबसे ज्यादा एसबीआई की चलती है। आरबीआई के कुछ हो जाए तो वो अपना कटोरा एसबीआई के पास ही लेके जाता है कि भाई तू देख ले, बाकी तो लोग गरीब है और तुझे करना क्या है, 2 दिन की एंट्री है, ज्यादा नहीं, 20,000 करोड़ है, ट्रांसफर कर। जैसे भाइयों में होता है ना, भाई 10 लाख रुपए ट्रांसफर करियो थोड़े में से, जैसे छोटे भाई हैं, अरे यार 100 रुपए देना, 50 देना, 10 देना, फिर क्या होता है 2 दिन बाद आपने दे दिए उसे। और कई भाई ऐसे होते हैं, भूल जा देने के बाद, ठीक है, सिस्टर भी होती हैं, भूल जा देने के बाद। तो भाई ये 6% क्या हो रहा है, जो एम्प्लॉयर है वो रिकवर कर रहा है। आपने एसबीआई का रेट देखना है, क्वेश्चन पेपर में वहां दिया है 10, तो 10 में से 6 माइनस कर दोगे, 4 के हिसाब से कैलकुलेट कर लोगे, आ जाए। सर एसबीआई का अगर मान लो 5% है तो एम्प्लॉय पागल है। मतलब कई बार ना मेगा बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आर्यन से, तो सर अगर मान लो एसबीआई का 5 होता, एम्प्लॉय 6 ले रहा, तो वो पागल हो गया मतलब है। हाँ, उसको फायदा ही क्या है फिर? आप फिर टैक्स थोड़ी ना होगा, फिर क्यों टैक्स होना है? और वो एम्प्लॉय भी पागल है जो ले रहा है। आगे जी बात समझ में? कोई फायदा थोड़ी ना हो रहा है लेने का, इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब आपके पापा की दुकान है, वो कह रहे नहीं जी बगल वाला तो 10 रुपए में बेचता चीज, मैं तेरे को 20 रुपए में बेचूंगा, पापा रहे नहीं तो बगल वाले से ही ले लेती हूँ, ठीक है। मैं अपने लड़के को कह रहा हूँ अच्छा टैक्स पड़ेगा, फीस बताता हूँ तेरे को क्या लेते हैं। हो गया, पहले फीस लोगे ये कहानी। चलो ये भी हो जाएगा, ये करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं, हाँ ये देखो रूल 3A की डिसीज है आपको, और आपका एम्प्लॉयर आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा टैक्सेबल। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, ट्रैवलिंग। ये भी बड़ा अच्छा है यार। इसमें क्या हो रहा है, ट्रैवलिंग, टूरिज्म, एकोमोडेशन ऑफ एनी अदर एक्सपेंस पेड और बोन और रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर फॉर एनी हॉलीडे अवेल्ड बाय एम्प्लॉय, बताओ, और हिज हाउस होल्ड मेंबर। तो हस्बैंड, वाइफ और बच्चा, एम्प्लॉयर ने कहा बहुत हो गया काम, घूम के आओ जाओ जरा, ठीक है। अब भाई घूमने गए हो, सारा पैसा खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, मजे आ गए। कह रहे हैं टैक्सेबल वैल्यू शैल बी द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जितना एक्चुअल खर्चा किया एम्प्लॉयर ने, सारा पैसा क्या आपकी ग्रॉस सैलरी में जोड़ देंगे। इनकम टैक्स वाला कह रहा है बेनिफिट तो ले ही रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में। और इफ सच फैसिलिटी इज मेंटेन बाय एम्प्लॉयर देन वैल्यू एट विच अदर एजेंसी प्रोवाइडेड सच सर्विसेज। हो सकता है जो होटल जिसमें बोला कि ये होटल आपका बुक करवा रखा है सर या मैडम, और वो किसका है, वो खुद का ही है, एम्प्लॉयर का, ठीक है जी। आप भी वहां पे बस, और वो जो वहां के लोग होते हैं वो भी जानते हैं ये सर उसी कंपनी में काम करते हैं। पर मुझे बताओ सारी दुनिया उस होटल में आती है, वो सारी एम्प्लॉय होते हैं। कई लोग होते हैं जिनसे वो पैसा चार्ज करते हैं, तो वो जिनसे वो पैसा सिमिलर चार्ज कर रहे हैं वो आपके उसमें ऐड हो जाए। आगे ही बात समझ में। ये क्या है, ओहो ये तो बड़ी हंसी आ जाएगी तुम्हें। क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्री 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 फूड या कंसेशनल रेट पे फूड मिल रहा है, और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस आपको मिल रही है। मतलब देखो होता गया, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके चलता हूं। आप कंपनी सेक्रेटरी बने तो उसके बाद क्या होगा, अगर अच्छी खासी कंपनी में, देखो लिस्टेड कंपनी में हो तो बहुत अच्छी बात है, मान लो KPMG में कर रहे हो, ठीक है, डिलॉयट में कर रहे हो, या किसी अच्छी कंपनी के अंदर आप कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, जब सुबह सुबह हम लोग जाते हैं, कोई ना अपन बस बैग रख के चला जाता है अपनी सीट पे, और सारे लोग कहाँ मिलते हैं, पेंट्री में, या कुछ जो स्मोकिंग करने वाले होते हैं रोड पे घूम रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो पेंट्री आपको पता ही है, वहां क्या है भाई साहब, कॉफी मिलेगी जबरदस्त,
चाय मिलेगी जबरदस्त, मतलब उनकी जो कॉफी और चाय होती है ना, आपके घर पे भी नहीं बनेगी ऐसे। बहुत जबरदस्त चाय कॉफी बनती है भाई साहब, और पीते ही बस आपका दिल खुश। और साथ में क्या, डॉगी वाले बिस्किट नहीं, मतलब बढ़िया वाले बिस्किट। दूसरा, कई इंप्लॉई होते हैं मेगा, मतलब लड़कियां होती खासकर, वो क्या करती हैं, उसको पैसे दे देती हैं, जो वहां का पेंट्री का बंदा होता है उसको पैसे देती हैं, ले ये पूरे हफ्ते के 1000 रुपए बढ़िया बढ़िया बिस्किट लेके आई। ये जो कंपनी वाले बिस्किट यहाँ रहते हैं डॉगी वाले, ये हमें नहीं खाने, तू अपने घर ले जा, बच्चों को खिला, ये डॉगी को खिला। आ गई बात समझ में? तो मन की इच्छा से उन्होंने ऐसी, मैं एक प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ऐसा होता है। और सुबह फिर वो चाय हुई वो पी ली, अपने टेबल पे आ गए, बैठ गए। अब पता है क्या होता है, उसके बाद लंच होता है, बड़ा मजा आता है लंच में, पूरा मतलब गैंग बना हुआ होता है जी। इस टाइम पे हम लोग, अब कई पेंट्रियां ना बड़ी होती है, कहीं छोटी होती है, तो हमारी जो पेंट्री थी भाई साहब इतनी बड़ी पेंट्री, और उसमें क्या था कि हम जो लीगल डिपार्टमेंट से काम कर रहे थे उनके लिए एक पेंट्री और बना रखी थी, मतलब कि बनी नहीं थी, कॉन्फ्रेंस हॉल था एक, जहां डायरेक्टर की मीटिंग्स होती थी। तो इतना बड़ा सा राउंड टेबल लगा हुआ था, और चेयर इतनी खतरनाक, हम वहीं जाके बैठ जाते थे, मतलब हम बैठ गए, हमारा बॉस बैठ गया, और वो भाई साहब लंच कर रहे हैं मजे से, चेयरें तोड़ रहे हैं हिला हिला के, हाँ बड़ा मजा आ रहा है। और उसको क्या बना दिया, पेंट्री बना दिया। जिस दिन बोर्ड मीटिंग होनी है उस दिन क्या है, वो साफ करवा देंगे, क्या दिक्कत, वैसे तो डेली साफ होता है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और स्क्रीन भी लगी हुई है भाई, बड़ा मजा आता था मतलब वहां पे लंच करने में, और मस्त लंच, और बिल्कुल एकदम गर्म खाना आ रहा है, वो सब कंपनी, घर से नहीं ले जाना यार लंच, कौन, मतलब वही वाली बात है। देखो न्यूली मैरिड, मैरिज हो गई मान लो बंदे की, और भाई साहब वो वाइफ को कह रहा खाना बना, उसकी भी तो मैरिज हुई है, वो कह रही ये बताओ ये पति मिला है। या मान लो वाइफ सीएस है, वो भाई साहब जा रही है, वो कहे हस्बैंड खाना बना दे, वो कहे ये क्या ड्रामा हो गया भाई साहब, लाइफ तो बड़ी खतरनाक हो गई है। तो वो कहे भाई कोई खाना नहीं, तुम यहां मिलेगा, घर से बढ़िया खाना मिलेगा, जबरदस्त, बिल्कुल एकदम मजा आ जाएगा आपको। और अब कुछ नहीं होगा, 1 साल में या 8 महीने में आप मोटे हो जा रहे हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो भाई साहब। अगर मतलब आपकी बॉडी ऐसी है कि मतलब ऐसा खाना खाते तो आप मोटे हो जाओगे, ओ भाई साहब चर्बी निकल गई पूरी आपकी। मम्मी भी देख के हैरान, मेरी लड़की है, मेरा ही लड़का है, ये क्या हो गया इसको, ज्यादा नहीं खा। और होता क्या ना, हर हफ्ते किसी ना किसी का कुछ ना कुछ हो जाता है, और वो पार्टी हो जानी है। ऑफिस का लंच कम यूज होता है, वो ऐसी पार्टी हो जाती है। किसी का प्रमोशन हो गया, कुछ हो गया, ले भाई साहब पार्टी पार्टी चलती रहती है फिर। अब यहां पे देखो ना क्या कह रहा है वो, अच्छा अल्कोहल नहीं है, हाँ ठीक है ना, टैक्सेबल वैल्यू, मतलब अब पढ़ के आपको बड़ा खतरनाक लगेगा कि टैक्सेबल वैल्यू शैल बी माइनस अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर, मतलब कि कितना पैसा हम टैक्सेबल करेंगे, जो खर्चा किसने किया होगा, एम्प्लॉयर ने। अब मान लो आपकी जो थाली आती है वो 500 रुपए, लंच जो आता है वो 500 रुपए का आता है पर डे का होगा ना भाई, पर डे आपका 500 रुपए का लंच आ रहा है। रिड्यूस क्या कर देंगे, जो भी पैसा आपसे रिकवर कर लिया। मान लो वो कह रहा है कुछ नहीं लेना आपसे, पर इनकम टैक्स वाला क्या कह रहा है, देखो मतलब खाने में ना टैक्स माफ किया है, पर कितना, अब 50 रुपए में ना बर्गर पर मील, अब 50 रुपए, ये मील का मतलब क्या, लंच है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ऑफिस जा रहा है तो लंच, डिनर थोड़ी ना उधर, मतलब कि जो डिनर आ रहा होगा ना तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा इसमें टैक्स आ रहा है, ये तो मेरी पूरी ग्रास सैलरी में ऐड होने वाला है, आज 1000 रुपए का लंच करेंगे, ले भाई पूरी सैलरी। और पता लग रहा है वो आपको कितना टैक्स देना पड़ता है उसके ऊपर, 30%, और ले भाई 1000 रुपए का खाना, 30% तो आप टैक्स दोगे उसके ऊपर, वो इनकम टैक्स दोगे, क्योंकि आपका स्लैब 30% के अंदर है। ये कई लोगों को समझ में नहीं आता बच्चों को कि सर 30% क्यों कह रहे हो। अब भाई तुम्हारी सैलरी इतनी ज्यादा है, साल का 50 लाख का पैकेज है तुम्हारा, तो तुम्हारे तो 30% के स्लैब में है, तो जहां जहां कुछ आ रहा हो ना तो समझ लेना टैक्स भी आ रहा है वो 30% का, तो वो अपने ही पैसे खर्च कर लेते हैं, ले क्यों टैक्स देने हैं फालतू, टैक्स नहीं देंगे चाहे कुछ हो जाए, अपना पैसा खर्च कर लेंगे भाई साहब। ये 50 रुपए क्या है, ये हटा दो इसको भाई साहब, ये भी क्यों रखा हुआ। तो ये एकेडमिक हो गया कि बच्चों याद कर लो, मील जो है 50 रुपए एग्जम्प्ट है। सर अगर मान लो कि हमने 200 रुपए की मील खाई
तो भाई 50 रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, 150 रुपए पर मील के हिसाब से टैक्स हो जाएगा। वो देख लेंगे नंबर ऑफ डेज आपने कितना काम किया, ठीक है, वर्किंग डेज कितने हैं आपके, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर पूरे साल का कर देंगे, ग्रॉस सैलरी में ऐड कर देंगे। समझ में आ गया ये कहानी। गिफ्ट का सुनो, गिफ्ट का भी बड़ा अच्छा है। अच्छा, कंपनी में क्या होता है, कुछ इंप्लॉइज हैं जिनके गिफ्ट तो बने बनाए होते हैं, मतलब इनको गिफ्ट जाता ही जाता है, और कुछ इंप्लॉइज होते हैं कि जो अच्छा काम करेंगे तो गिफ्ट मिलेगा, अच्छा काम करेंगे तो क्या मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। अब गिफ्ट किस में मिलता है बताओ, क्या दोनों में हो सकता है? यस। आर्यंश को कौन सा गिफ्ट पसंद है, कैश या काइंड? कैश। तुम्हें? दोनों। काइंड? कैश। मैं एक बार देखना चाहता हूं, हाँ भाई, कैश ऐश कैश। वैसे मुझे भी दोनों ही पसंद है, कैश मिले काइंड मिले, असली में सामने वाला है भाई, एक तो इच्छा से गिफ्ट दे रहा है, फिर उसके बाद भाई कैश जो एक अपना अपना अपना, इसलिए मतलब जो दे दे। अच्छा, एक चीज और, मतलब जो मेरा भाई है उसकी वाइफ करती है कि जैसे मान लो, करती क्या मतलब, उसको तो आज अब गिफ्ट दो तो पहले तो मना कर दे, अब फिर भाई मान लो तुमने कुछ गिफ्ट दे दिया और उसके बाद उसके यूज का ना हो, है ना, ये दिक्कत हो। इसलिए ये लोग कैश वाली कैटेगरी में है। तो इसलिए क्या है ना, मतलब कि मतलब कुछ बातों बातों, कई लोग बड़े मतलब वो होते हैं, चालू होते हैं बातों बातों में, 1-2 महीने पहले ही पूछ लेते हैं भाई किस चीज की नीड चल रही है तुम्हें, 2 महीने में या जो भी है, बस वही चीज दे दी है, ठीक है ना, ये कहानी है। तो यहां पे देखो गिफ्ट का क्या बोला। अच्छा, कैश काइंड दोनों चलेगा, पर यहां पे एक कहानी है कि अगर कैश हुआ ना, लिख लो फुल्ली टैक्सेबल। ओ भाई साहब सुनो, गए तुम लोग कैश वाले, कैश होगा फुल्ली टैक्सेबल है भाई, कैश फुल्ली टैक्सेबल, कैश में पूरा टैक्सेबल। सर काइंड में दिया तो भाई, काइंड में दिया ना तो 5,000 रुपए एग्जम्प्ट है। कितना एग्जम्प्ट है? 5,000 रुपए। अब मान लो एक वॉच दे दी और उसकी कॉस्ट है भाई साहब 25,000। फेयर मार्केट वैल्यू चेक की जाएगी, जब आपको गिफ्ट दिया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू चेक कर लेंगे, 25,000 है, तो कितना टैक्स होगा? 20,000 रुपए टैक्स होगा। क्यों? 5,000 रुपए क्या है? एग्जम्प्ट है, 5,000 रुपए एग्जम्प्ट है। समझ में आ गया? सर हमें गिफ्ट मिला 3,000 रुपए की वॉच, नील बोला ना उसने, शेल बी नील, क्योंकि वो 5,000 से कम है। सर कैश मिला था 3,000, हमने वॉच खरीद ली, फंस गए, पूरा 3,000 टैक्स, क्योंकि कैश मिला था ना आपको। क्या मिला था? कैश मिला था। तो क्वेश्चन पढ़ के ज्यादा, जिनको कैश क्या होता है ना, तो ज्यादा वो मत हो जाना, वो कैश मिला है भाई। ये लो आ गया तुम्हारे पास क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जवाब दो। अब कह रहे सर हम भी काइंड लेंगे। पढ़ो गरिमा, क्या लिखा है? कितना टैक्स? नथिंग, कुछ भी टैक्स नहीं होना। क्या लिखा है? गिफ्ट, गिफ्ट क्या दिया हुआ? अच्छा क्या दिया? वॉच दिया, तो गिफ्ट इज गिवन इन काइंड, वो ये सब लिख दिया। रिसीव टैक्स फ्री इफ द, ये लिख दिया ना बिलो, तो ये क्या है? टैक्स फ्री है। ये परक्विजिट क्या है? टैक्स फ्री, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगले में देख लो कितना हो गया, 6,500 हो गया, बढ़ गया भाई पैसा इस बार। काइंड है, गिफ्ट काइंड में है, दी क्या है? वॉच दी है, पर उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 6,500 रुपए है, तो 1,500 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा पूरा। अगला क्वेश्चन आ गया तेरा, तेरी ख्वाहिश हो गई पूरी, कैश मिल गया 4,500। अब है तो 5,000 से कम, पर फंस गए, बेड़ा गर्क, पूरे 4,500 क्या टैक्सेबल। मैंने लिखवा दिया था आपको, कैश तुम्हें नहीं करने देंगे ऐश, पूरा लगा देंगे टैक्स। और जिनको ये कैश कैश था ना, इनको याद रहेगा ये प्रोविजन, ये लोग गलत कर देंगे।
पर ये कह रहे हैं सर हम भी नहीं करेंगे। और काइंड वालों में हमें क्या याद रखना है, 5,000 तक। तो जो कोई दे भाई देख उसकी वैल्यू ना 5,000 या उससे कम की हो। अगर वो मेगा सोच रहा है कि मुझे मतलब देना 5,000 से ही ज्यादा है, तो भाई ऐसा करो तुम 2 लोग बन जाओ। ये तो एक आदमी से है ना, 2 आदमी, पर वो 2 कौन, फिर एम्प्लॉयर होने चाहिए ना, 2 एम्प्लॉयर। क्योंकि पूरा चैप्टर किसका है, सैलरी का। यहां गिफ्ट कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। हम लोग पता नहीं कहां चले गए थे, गिफ्ट कोई और दे रहा है। वो गिफ्ट पता है यहां नहीं आता, वो 56(2)(10) में आता है, वो बात करेंगे। सेक्शन 56(2)(10) बना हुआ है, लिख लो। गिफ्ट के 2 सेक्शन है, ये रूल है 314 चौका। सर ये ऐसे कैसे याद रख लेते हो आप? अब भाई चीज इतनी अच्छी हो तो याद रखी जाती है। एक सेक्शन सॉरी एक रूल है, और रूल कौन सा है, 314। ये सैलरी चैप्टर के अंदर है। ये गिफ्ट कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। और एक आएगा सेक्शन 50, क्या बोला था, 56(2)(10). ये क्या है, गिफ्ट। जो एम्प्लॉयर से नहीं मिल रहा तो किसी और से मिल रहा है, वो कौन है, रिलेटिव। वो कौन है, अनरिलेटेड भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ा रिलेटिव से गिफ्ट मिले, अनरिलेटेड लोगों से भी गिफ्ट मिल जाता है। मैं आपके लिए अनरिलेटेड ही तो हूं। मैंने आपको कहा मैं आपको गिफ्ट दूंगा अगर आपने टैक्स में 100 में से 100 मार्क्स ले लिए, ठीक है। तो 100 में से 100 ले आओ, ताज में पार्टी तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं दूंगा। फैमिली का मतलब हाँ मम्मी पापा आ जाएंगे, भाई होगा एक चलेगा, 1 नहीं है तुम्हारे भाई 10 ले भाई। ठीक है, तुम लिया हो सच में, ताज में पार्टी मस्त बिल्कुल एकदम, ठीक है, बिंदास बिल्कुल ओके मस्त है, सब दे देंगे यार। तुम 100 तो लिया हो श्वेता के, 100 तो आए। कह रहे सर को हम ही पार्टी दे देंगे, सर ने क्या देनी है फिर, 100 नंबर। अब एक लड़की कह रही है आने 100 है नहीं, नहीं ये सर ने तो बस पर गरिमा गहरी सर लाएंगे, चिंता मत करो, पार्टी तो लेके रहेंगे। ठीक है, लाओ लाओ भाई 100, कोई दिक्कत नहीं। अरे चल, इसके लिए परेशान हो गई वहां जाने के लिए, बताओ। यहाँ बच्चे कह रहे हैं 100 आ जाएं बस, फिर तो हम पहले तो वो स्क्रीन ही 2-4 बार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेके आओ। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, ओ भाई अब जो क्या होता है ना, कैशियर में बैठता है जो बंदा कंपनी में, तो उनको क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी मिलती है। जैसे मेरे भाइयों की वही कोई इवेंट हो, कंपनी का कुछ हो, तो उनको एक कार्ड दिया हुआ है कि भैया वो तुम खर्चा करते रहो, कंपनी के अकाउंट से जा रहा है। अब यहां पे क्रेडिट कार्ड जो फैसिलिटी है, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग मेंबरशिप फीस एंड एनुअल फीस चार्ज टू सच क्रेडिट कार्ड शैल बी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। तो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी का क्या लिखा है इन्होंने, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चे आप कर रहे हो, कार्ड किसका है, कंपनी का है, तो जितना भी खर्चा आप कर रहे हो वो पैसा, प्लस जो बैंक्स होते हैं उसकी एनुअल फीस भी चार्ज करते हैं। बैंक्स जो होते हैं उसकी एक एनुअल फीस, इसलिए तो कार्ड बनवाते हैं, क्रेडिट कार्ड बना लो बना लो बना लो, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बोला है, जो भी खर्चा हुआ है प्लस एनुअल मेंबरशिप फीस जो भी होगी वो सारा ऐड करके वो टैक्सेबल कर दिया जाएगा। क्लब एक्सपेंडिचर समझते हो, ऐसी ऐसी कंपनी है बेटा वो कहती है अपने एम्प्लॉइज को कि क्लब ज्वाइन करो। क्यों कहती है, अब भाई साहब स्पोर्ट्स क्लब है, अच्छा कई कंपनीज के अंदर ही क्लब होते हैं, कई इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कि वहां ग्राउंड भी है खेलने के लिए, और कंपनीज अपने एम्प्लॉइज के मैचेस करवाती है ऑर्गेनाइज, और वहां भाई उस दिन फिर पूरा लंच टी शर्ट सब मिलता है भाई साहब, और वाइफ बच्चे आते हैं देखने के लिए। जैसे मेरे भाई की कंपनी में होता रहता है तो हम लोग जाते, फिर आ गई बात समझ में, अब मजा बड़ा आता है।
देखो इसको खेलना नहीं आता है, खेलना वहां किसी को नहीं आया और मैं दोबारा खेल लूं आउट होने के बाद, ठीक है। जैसे बचपन में होता है गली में, है ना, बड़े जोश के साथ आज खेलने आया था, पहली बॉल पे ही बोल्ड ले। गर्ल्स में क्या होता है ये पता नहीं, तुम लोग मतलब तुम खेलने, अच्छा हाँ तो बताओ जैसे। अच्छा क्या बात, तो मतलब तो उसमें जैसे गुस्सा किस में आता है कि मतलब ये, अच्छा, और जैसे बैडमिंटन भी खेलते होंगे, है ना। अब उसमें क्या, जब तक तुम दो खेल रहे हो तब तक तो ठीक है, हाँ फिर क्या होता है भाई, पहले इनका मैच होगा, जो हारेगा फिर देखो, और फिर तुम हार जाओ तो गुस्सा आता है ना, गुस्सा। तो क्लब फैसिलिटी भी समझ गए, हेल्थ क्लब बोल दिया ज्वाइन करने को, जैसे मेरी सिस्टर एयरलाइन सेक्टर में थी तो उसको बोल दिया जी हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लो, कोई भी जिम ज्वाइन करो, पैसा हम दे दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिटनेस भाई साहब, तो लो भाई जितना भी पैसा खर्च हो रहा है वो सारा बेनिफिट है वो टैक्सेबल हो जाएगा, आपसे कुछ पैसा रिकवर कर रहे हैं माइनस। ये वाला यूज ऑफ मूवेबल एसेट, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, ये क्या कहानी, देखो कह रहा है इसके अंदर जो कहानी है वो दो पार्ट के अंदर है ना। इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अब वो मूवेबल एसेट किसकी है, एम्प्लॉयर की खुद की है। मतलब मान लो कार है या लैपटॉप है, कार और लैपटॉप क्या है, मूवेबल ही है ना। अब मान लो जो लोग इंजीनियर हैं, अब एयरटेल की कंपनी है भाई, आप इंजीनियर, वो लोग क्या करते हैं, मैक का लो भाई 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप लो तुम्हें दे दिया, अब तुमने उसे 3 साल यूज किया, तुम्हें प्यार हो गया उससे, लैपटॉप से प्यार हो गया तुम्हें भाई साहब, अब तुम कह रहे हो कि ये लैपटॉप पुराना हो गया, कंपनी करी अब नया देंगे तुम्हें, तो आर्यन कह खुद रखूंगा इसको, तो पता है वो कितने का मिलेगा इसे, कितने का मिलता होगा बताओ, ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का, बस 10,000 रुपए देने हैं, 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप मिल गया, 3 साल यूज हो चुका है। ये तुम्हारा डेप्रीसिएशन बताऊंगा, ये तुम डेप्रीसिएशन चार्ज करने लगे, तुम ना अकाउंटेंसी बड़ी जल्दी लगा देते हो। इनकम टैक्स में अपनी अकाउंट्स दूर रखो, मैथ और दूर रखो, सच बता रहा हूं बचे रहोगे। अभी देखना तुम्हारी सारी अकाउंट्स गलत है यहाँ पे, उसका पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहे हैं, ये ऐसा होता है कंपनीज के अंदर, इसलिए मैं आपके साथ ऐसे एग्जांपल्स ले रहा हूं। और कभी डरना नहीं है कि 1.5 लाख रुपए की चीज हम कंपनी से 10,000 रुपए में ले गए, कल कोई ऑडिट कर ली किसी सीए ने, ये हो जाएंगे, सीए को उसको भी पता है टैक्स में ये होता है, कोई आप कुछ नहीं, कोई गलत काम थोड़ी ना किया आपने, आपको पता है कंपनी तो क्या करती है उस लैपटॉप का, आपको क्या लग रहा है, जो ये सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनीज हैं, ये लोग जो लैपटॉप्स हैं वो एम्प्लॉइज को भी नहीं देती, और बताऊं मैं आपको, स्क्रैप कर देते हैं उनको, तोड़ देते हैं, स्क्रैप कर देते हैं सीधे, बोलो क्यों। लॉकडाउन में जब मेरा भाई घर से काम कर रहा था, उसका जो पूरा लैपटॉप था वो पूरा हैक हो रखा था कंपनी से, मतलब कि ना उसमें कोई पेन ड्राइव लगा सकते आप, ना कोई डाटा ना कोई कुछ, और नेट क्या है, बस जब वो अपना लॉगिन करे उस टाइम पे इंटरनेट चाहिए, उसके बाद उनका सर्वर इतना खतरनाक है कि वो भाई साहब मतलब नेट कनेक्शन नहीं है तो भी काम हो रहा है नेट। बाकी आप अपना ऐसे नहीं कि कोई गूगल की साइट खोल ली आपने, कोई गाना सुनने लग गए, ऐसा कुछ नहीं चलेगा उसमें, प्रोहिबिटेड है ना सब कुछ, आप चला ही नहीं पाओगे, चलने की बात तो दूर है। और वो सारा क्या है, मॉनिटरिंग हो रहा है, वो एक छोटी सी भी गलती भाई साहब पता नहीं क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाएगी। तो जब ये चीज बता दूं आपको, जैसे सीएस आप बन गए और उसके बाद कंपनीज के अंदर जॉब कर रहे हो, प्लीज अपना जो लैपटॉप कंपनी से मिले उसे कंपनी के पर्पस के लिए यूज करें, घर के लिए यूज ना करें। चलो जी एक सीडी लाए, आज मूवी देखेंगे, गाने डाउनलोड करेंगे, बच्चे करते हैं ऐसा यार, कंपनीज में जाते हैं फोन पे बात करने लग जाते हैं, किसका फोन है भाई, कंपनी का फोन है, फ्री में बातें हो रही हैं। चलो अब तो क्या है ना, कॉल रेट सस्ती हो गई, हमारे टाइम पे इतनी सस्ती नहीं थी, तो हम लोग क्या, वो भाई साहब कंपनी के ऑफिस से ही लगे पड़े हैं अपने दोस्त के साथ, बातें चल रही हैं भाई साहब। आज क्योंकि सैटरडे है ना, कोई आया नहीं है अभी, तो भाई 11 बजे तक तो बात करेंगे,
पूरे हफ्ते भर की कहानी, ठीक है। तो वो सारे काम नहीं करने, क्योंकि पता लग, अच्छा आप किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यहाँ कर रहे हो तो मेगा क्या होता है, आपका बॉस बगल से वो भी सुन रहा है, लेवा ये सही ड्रामा है। ऐसे कोई पकड़ा गया, पता लगा, ओ भाई साहब लो, मैं सही है यार, कह रहा मेरे को लगा सर ऑफिस में नहीं है, अब मुझे क्या पता कि सर दूसरे डोर से ऑफिस के अंदर घुस के, वहां 2 डोर थे, मैंने तो नया नया ज्वाइन किया था, 10 दिन हुए थे आज, उससे पूछा मैंने सर आए अभी तक, उसने कहा नहीं। और भाई अच्छा, मतलब मान लो इस ऑफिस में नहीं है, पता लग रहा उस ऑफिस में, उस ऑफिस मतलब 10 कदम पे ही ऑफिस है, या ऐसे ऐसे होता है कि इधर है ऑफिस और एक बस रोड ही पार करनी है हल्की सी, और पता लग रहा वो एक्सटेंशन उसमें भी दे रखी है, अल्लो वो वहां बैठ के सुन रहे हैं, या तुम अपना लैपटॉप में कुछ भी लगे पड़े हो, आ गई बात में। तो प्लीज ऐसा ना करें, इससे क्या होता है ना, असली में जो आपको रेफरेंस देगा उसकी भी बदनामी होगी, इसलिए अब मैं रेफरेंस नहीं देता है, एक बार किसी को दे दी बस, मैं अब नहीं देनी। ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं खतरनाक, कुछ करेंगे कुछ, बदनाम हम हो जाएंगे फिर। अब सुन लो क्या कहानी है, वो गाड़ी किसकी है, वो कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है। 10% कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, तो जो मान लो 10 लाख की गाड़ी है भाई, आपको यूज के लिए दे दी, तो उसका 10% कितना हो गया, 1 लाख रुपए। तो हर साल क्या होगा, 1 लाख रुपए ऐड होगा आपकी सैलरी में, हर साल 1 लाख रुपए ऐड होगा। अगर एम्प्लॉयर ने खुद हायर पे ली है, एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है उसका, तो जो भी रेंट पे कर रहा है वो आपकी सैलरी में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। आपको सब कुछ साल का लेना है, बस ये ध्यान रखना है। अब देखो मजा कब आएगा, जब ये पढ़ते हो कि लैपटॉप एग्जम्प्ट है, इसलिए जब आप सीएस बने, कंपनी ने आपको लैपटॉप दिया, डरना मत, कोई बम नहीं दे दिया है, यूज करो, आप करो या आपकी फैमिली करे, या आपका बच्चा उसके कीबोर्ड के ऊपर चढ़ के नाचे, ठीक है जी, वो यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स वाला कह रहा है यार आईटी का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला टाइम है ना, तो लैपटॉप वो कंप्यूटर एग्जम्प्ट कर दिया। उसका क्या किया एग्जम्प्ट, यूज। मैंने वो एग्जांपल आगे प्रोसीड कर दिया था कि आगे बेच दिया इसको कंपनी ने, अब वो आने वाला देखो ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, बेचना। अगर क्या बेचा है भाई, कंप्यूटर बेचा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचा है, तो 50% डेप्रीसिएशन WDV। उसके बाद कार बेची है तो 20%, और उसके अलावा कोई और है तो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। और स्ट्रेट लाइन समझते हो, एक बार जो लग गया वो चिपक गया, हम तो ऐसे बोलते हैं। और WDV टिप टिप बरसा पानी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, एक बार जो लग गया वो चिपक गया भाई। अब आपको ये ध्यान रखना है, कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, किसकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कंप्यूटर से रिलेटेड, हार्ड डिस्क है कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, जो भी है उसकी चीजें होनी चाहिए, तो 50%। कैमरा है तो कैमरा कहां पे आएगा, अदर्स में आ जाएगा। तो कैमरा कहां पे आ जाएगा, अदर्स के अंदर कैमरा आ जाएगा आपका, समझ में आया। मोटर कार 20% वाले में। तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि 50 कंप्यूटर पे है। अब 3 साल किया था ना बेटा यूज, कितने का था लैपटॉप, मान लो 1 लाख का था, मान लो 1 लाख माइनस कितना, 50,000 रुपए, फिर 50,000 आ गया दूसरे साल, वो तो जीरो हो चुकी है। 50%, हाँ वो 25,000 हो गया, फिर वो 25,000 का 50%, ऐसे 3 साल, क्योंकि WDV है। और वो 12,500 का लैपटॉप इसे 10,000 में दे दिया, तो कितने का बेनिफिट हुआ इसे, 2,500 रुपए, वो इसकी ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएंगे। इतने में खुशी मिलती है एम्प्लॉय को, ऐसे काम होते तो एम्प्लॉय को खुशी मिलती है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी सी यहां पे मैंने क्या बोला था आपको कि सर हमने तो अपनी अकाउंटेंसी लगाई, आंसर सही आया। अब मैं कहूंगा अकाउंटेंसी गई भाड़ में, क्योंकि मैंने आपको मना किया है, ठीक है। तो अकाउंट्स यूज नहीं करनी है। देखो क्या हुआ, मान लेते हैं कि लैपटॉप कितने का है जी, 1 लाख का ही ले लो ना, सिंपल लेते हैं, 1 लाख का ही है। पर ये लैपटॉप कंपनी ने पहले खरीदा होगा ना भाई, परचेज भी तो किया होगा। कब परचेज किया था,
1 अक्टूबर 2018 में, और ये सेल कब किया है? 31 दिसंबर 2020 को सेल किया। लगाओ डेप्रीसिएशन। देखा, मैंने बोला तुम्हें, क्या बोला मैंने? हाँ, अकाउंट्स नहीं लगानी, हाँ दूर रखो इनको। ठीक, यहां पे क्या है, कहानी में ट्विस्ट है कि जो डेप्रीसिएशन होगा मेगा, वो एवरी कंप्लीटेड ईयर का लेना है, यूसेज का। ये यूसेज ऊपर आना था, वो नीचे चला गया बेचारा। तो हाँ, तो फिर क्या होगा, 1/10/2018, 1/10/2019, फिर 1/10/2020, 2 साल का डेप्रीसिएशन लगेगा। क्योंकि तीसरा जो है ना, वो कंप्लीट ईयर नहीं हो रहा, इग्नोर मंथ। आपने डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक कंप्लीट ईयर देखने कितने हो रहे हैं, और कंप्लीट ईयर कैसे देखने पता लग गया ना। तो समझ गए ना, कोई अकाउंटेंसी ना कोई मैथ। 2 साल का लगाओ तो पहली बारी में कितना आ जाएगा, 1 लाख का था 50,000 आ जाएगा, फिर 50,000 रुपए वैल्यू रह जाएगी, फिर उसका 50%, वेरी गुड, 25,000, तो ये 25,000 रुपए वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मान ये वैल्यू है उसकी 25,000 की, ये वैल्यू है उसकी 25,000 की, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाए तो 25,000 टैक्सेबल। आपसे कुछ पैसा, ये देख रहे हो ना, रिकवर कर लिया जाए तो आपसे कितने ले लिए थे? 10,000, तो कितना? 15,000 रुपए टैक्सेबल। समझ में आया या नहीं? ठीक है, एग्जाम्पल लिख लिया है या नहीं लिखा कोई बात नहीं, पर ये याद रखना यहां पे कंप्लीट ईयर लेने हैं। अगर मंथ आते हैं तो बाकी के मंथ को इग्नोर कर देना है। तो परक्यूजिट्स क्या हो गई जी? तो ये आधी कुछ परक्यूजिट खत्म हो गई है। हमारे पास है टाइम, हम जल्दी से मोटर कार जो सबसे हैवी टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेते हैं, और एक क्लास और लगेगी मंडे। मतलब कि आज ये चैप्टर एक तरीके से ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 90%, 10% रह जाएगा, मंडे कंप्लीट हो जाएगा। तो मंडे क्या मतलब कि आपको इसके एमसीक्यू क्वेश्चन दे दूंगा, वो आप करके लेके आना, ठीक है जी। तो मंडे को आपकी एक डाउट क्लास हो जाएगी साथ में। मोटर कार बुक मैंने नहीं दी, उस दिन मेरी चाची की तबीयत खराब थी और फिर अगले दिन मैं बीमार था, तो इसलिए मैंने आज बुक नहीं दी, ठीक है। मेरे को वो सैटरडे संडे टाइम ही नहीं मिला, मेरे कान बहुत तेज है। तो आगे की बात समझ में, मोटर कार में आ जाओ। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, मतलब क्या बोला? कि जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, कौन है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? कुछ लिखा है यहां पे? कौन होगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय? यहां कहीं नहीं लिखा हुआ ना, तो अलग से स्टार बना के लिख लो, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? अरे वो 314 लिखवा दिया था ना मैंने आपको रूल, वो 31 क्या करना, 7 करना, 7, वो सॉरी
1 की जगह 7, मैं एक मिनट दिखा देता हूँ उसको। हाँ हाँ हाँ, कहाँ गया, ये रहा, ये देखो गिफ्ट, ये रूल का नंबर 374। असली में सीए वालों को ये सारे क्वेश्चंस करवाते हैं, आपको ये सारे करवाने नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है पेपर, जितना आपके लिए रेलेवेंट होता है उतना ही करना है आपको। कोई बात नहीं, हम आपके साथ, मिल जाएगा बैकअप। हाँ हाँ, अभी भी तो मिल रहा है, नहीं आ रहा मेल, आ रहा है ना? हाँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कई बार होता है हमें टाइम होता है, कई बार कुछ टॉपिक्स। हाँ हाँ हाँ, पर अब नहीं चल रही ना वो, उस टाइम पे चलाई थी सॉफ्टवेयर में, अब नहीं चल रही, अब तो एक्सेस लेना पड़ेगा। वो है ना, प्रमोशन है, ये लोग प्रमोशन कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे ज्वाइन हुए थे, अब क्या होता है ना, कई बच्चे हैं जो अभी भी नहीं निकल पा रहे। अब जैसे क्या है, बिहार में रहते हैं कोई बच्चे, अब मेरी कल के दिन जो क्लास होती है, तो पहले तो मेरा होल डे का शेड्यूल था, मतलब कि मेरी सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम तक क्लास थी। कितने बजे तक? 8 बजे तक। मैंने आधी कर दी है वो क्लासें अपनी, क्योंकि हाँ हाँ, क्योंकि मेरे को ना नेक्स्ट डे यहाँ भी आना होता है, और यहाँ भी मेरा वही है कि सुबह से रूटीन वही, तो मैंने इसलिए अपनी आधी कर दी। मैंने कहा मेरी बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये कहानी। तो लॉकडाउन में बच्चे जुड़ गए, कोई कोलकाता से, कोई चेन्नई से, तो JIGL तो रिकॉर्डिंग दे रहा हूं मैं उनको। टैक्स ऑनलाइन चल रही थी, पर अब वो भी ऑनलाइन नहीं दूंगा, वो भी मैंने बोल दिया उनको, क्या, रिकॉर्डेड। तो ये डेली बेसिस पे जो क्लास यहाँ रिकॉर्ड हो रही है वो उनको जा रही है, क्योंकि वही चीज तो पढ़नी है उनको ऐसे ही, और उसमें ज्यादा अच्छा आउटपुट रहता है। आपके साथ क्लास ले रहा हूं तो ज्यादा अच्छा आउटपुट रहता है, उनके साथ तो क्या होता है, मैं आ गया, बच्चे ही नहीं आए ऑनलाइन, सर मैं बाहर हूं अभी। एक बच्चे वो स्कूटी में बैठ के क्लास ले रहा है, जूस की दुकान, कह रहा सर मैं खेलने गया था। एक लड़की कहीं अपने रिलेटिव के यहाँ, वो वहां बैठ के क्लास ले रही है, बुक भी नहीं, कुछ नहीं उसके पास, क्योंकि मैंने बोला क्वेश्चन पढ़ो, वो पढ़े ही ना। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ भाई, मैंने जब तक ये क्वेश्चन नहीं पढ़ेगी हम नहीं कर, मैं क्वेश्चन दिखा नहीं रहा, क्योंकि मैं जानना चाह किसके पास नोट्स है, वो क्वेश्चन ही ना पढ़े। फिर उसने मेरे व्हाट्सएप पे किया कि मेरे पास तो बुक नहीं है, मैं रिलेटिव के घर से क्लास ले रही हूँ। मैंने चलो ये तो अच्छी बात है, कम से कम रिलेटिव के यहाँ से क्लास तो ले रही है। ये कहानी। पर ऑनलाइन में बच्चे को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, ये कहानी है ना, बच्चे को सीरियस होना पड़ेगा। ऑफलाइन में तो क्या, अब आप आ रहे हो, सही है, मिल रहे हो, मजा ऑनलाइन में ही आता है यार, ऑफलाइन में ही मजा आता है, ऑनलाइन में कोई मजा नहीं आता असली। पर मजबूरी हो रही है तो वो अलग कहानी है। देखो अब वो ये रिकॉर्डेड देखिए, कहेंगे यार बताओ सर ऐसे कह रहे हैं, मैं तो बोलता उनको भी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये आ गया जी मोटर कार। मोटर कार में मेरे को बताना था स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, जो लिखा आपने स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होगा, जो कंपनी का डायरेक्टर होगा, जो कंपनी का डायरेक्टर होगा, और बताते हैं जिसके पास 20% वोटिंग राइट्स हैं। बेटा मैंने वैल्यू नहीं बोला है, वोटिंग राइट्स। 20% वोटिंग राइट्स, कंपनी लॉ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। हाँ जी, 20% वोटिंग राइट्स। गया कहाँ यार स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, बाकी मैं तो दिखाना चाहता था आपको, तीसरी वाली है, मिल नहीं रही है। तीसरी वाली है
मतलब हंसी आ जाएगी तीसरी वाली तो। उसकी पूरे साल की जो सैलरी है, सैलरी वो 50,000 रुपये। बताओ, पूरे साल की जो सैलरी है वो 50,000 रुपये। कितनी कम नहीं है? वेरी गुड, सारे ही आ गए। यही तो है तीसरी कंडीशन तो ऐसी बना दी कि बस पूछो मत। एक मिनट बस आने वाला है। मीनिंग ऑफ सैलरी 20%। ये रहा, ये देखो सेक्शन 17(2)(3) के अंदर लिखा हुआ है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो जो कंपनी का डायरेक्टर होगा, ठीक है जी, वो हो गया। दूसरा क्या बोला था मैंने? 20% वोटिंग राइट्स। ये यहां पे लिखा ना सब्सटेंशियल, ये लिखा हुआ 20%। वोटिंग राइट्स जो होते हैं ना बेटा, वो इक्विटी शेयर्स पे होते हैं। बाकी आज की डेट में कंपनी लॉ जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उसमें भी दो होते हैं। एक में हायर वोटिंग राइट्स होते हैं और लेसर रेट ऑफ डिविडेंड होता है। एक में हायर रेट ऑफ डिविडेंड होता है, लेसर रेट ऑफ वोटिंग राइट्स होते हैं। उन्हें बोलते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो डीआरवी हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। और आज की डेट में एक और नया आ गया, सुपीरियर वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। वो मैं सिक्योरिटी लॉ के अंदर आपको बताऊंगा। बाकी वो कंपनी, क्योंकि कंपनी लॉ जो आप पढ़ रहे हो ना, उसमें से बहुत सारी बातें सिक्योरिटी लॉ के अंदर आती। तो एक आजकल और आ गया है, वो अलग ही कहानी हो गई। तो यहां पे जो 20% वोटिंग राइट्स हैं वो इक्विटी शेयर्स के ऊपर है। अब यहां पे कुछ नहीं है कि कौन सा इक्विटी शेयर, उससे हमें कुछ नहीं करना। डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स या लेसर, उससे कोई मतलब नहीं, बस वोटिंग राइट्स, कहानी खत्म। आपके पास कंपनी के 20% वोटिंग राइट्स हैं, नॉट लेस देन। नॉट लेस देन का मतलब अप टू 20% या उससे ज्यादा। तो 20% या उससे ज्यादा आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और लास्ट, आपकी जो सैलरी है, हिज इनकम अंडर द हेड सैलरी, सैलरी के अंदर जो उसकी इनकम आए वो क्या हो, 50,000 रुपए से एक्सीड ना हो। लेकिन लिखा है नॉट प्रोवाइडेड। तो ये आज की डेट में तो सारे ही स्पेसिफाइड है। आज की डेट में सारे स्पेसिफाइड है। इसलिए जब कोई टीचर पढ़ाता है तो वो ये बताता ही नहीं कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है। पर हमारा पेपर ना एमसीक्यू है, अब समझ गए। और ये एमसीक्यू में क्या करेंगे, वो बोल देंगे कि ये जो एम्प्लॉय है इसके पास ना कंपनी के 15% इक्विटी शेयर्स हैं या 15% वोटिंग राइट्स हैं। अब हमें वो 20% उस दिन याद रहेगा नहीं, हमें 15% याद रहेगा। अरे यार 15 ही तो था। और होता क्या ना, जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कोई चीज याद करते हैं तो गलती याद आती, कभी सही नहीं आती। और बाहर आते ही 20 तो था प्रिया, 20 था, तुझे याद है सर ने बताया था 2020 चलता है आईपीएल मैच 2020। प्रिया कह रही है हाँ बहन मैं तो 20 करके आई हूं, मुझे 2020 आईपीएल याद था, तुझे पता नहीं 15 कहां से दिमाग में तेरे फंस गया। और पहले बच्चे बड़ा करते थे, एक साथ फॉर्म भरेंगे, पता नहीं क्या क्या नंबर आएगा, ये आएगा। अब वो ना कॉपी ऐसे कर देते हैं सफल। अब तो क्या ना ऑनलाइन होता है ना, अब तो ऑनलाइन। अच्छा, जिन्होंने अभी एग्जाम देने हैं ना, मैंने अपने स्टेटस में डाला था, अब पता नहीं आपने मेरा स्टेटस देखा ही नहीं देखा, वो कहानी लगा। अच्छा शेयर कर दिया था ना, चलो अच्छा हुआ। क्योंकि क्या हुआ था मेगा, एक बार ना बच्चे का क्या हुआ था कि वो डेट चली गई थी और फिर वो बच्चा आया कि सर मेरे को ना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है और डेट चली गई है, अब कुछ हो सकता है। मैं अब क्या हो सकता है, अब डेट चली गई, अब क्या हो सकता है भाई। कह नहीं सर कोई सेटिंग हो आपकी करवा दो। मैं ये क्या सेटिंग है इसमें,
मैं डेट चली गई भाई, और मैंने कहा ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन होता तो कोई बात भी है, चलो कि भाई तू चला जा, करवा लेंगे बैक डेट, कुछ हो जाए, पर ये तो ऑनलाइन है, इसमें कहां से हो पाएगा। तो आप सब भर दो एग्जामिनेशन, ठीक है ना, जिसको जून में देने हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म होता है 1200 रुपए पर मॉड्यूल, ठीक है जी। तो पेजेस आराम से OMR सीट मिलनी है, वैसी टैक्स का पेपर है, कोई पेजेस नहीं। अब मान लो वहां पे आ जाए 25%, तो आपको पता लग गया स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, ठीक है ना। तो कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर ले। अब ना जल्दी जल्दी सुन लो, आ जाओ सीधे चार्ट पे। ये बना रखा है सीधे एक ब्रह्मास्त्र, बहुत बढ़िया, पर ये आ नहीं रहा ढंग से। अब मेरे पास था वहां पे, वो दूसरे उसमें था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में था वो, इसलिए नंबर भी पुराना है इसमें। असली में क्या है, अब ये पर्सनल नंबर हो गया है, और वो वाला 95 वाला बच्चों को दे दिया है। मोटर कार अदर व्हीकल, मोटर कार अदर व्हीकल टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। कह रहा है प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर दे रहा है कार, ठीक है। कह रहा है कितनी गाड़ी दी है आपको, सर एक दी है, एक गाड़ी दी है। क्या यूज करते हो, सर ऑफिस यूज करते हैं। फिर कोई बताओ बेनिफिट हो रहा है, फिर तो कोई बेनिफिट नहीं है। सर पर्सनल पर्पस यूज, बताओ गाड़ी कंपनी की और तुम मजे ले रहे हो पर्सनल पर्पस। कह रहा है कितना एक्चुअल खर्चा होता है उसका, ये बताओ। एक्चुअल उसका रनिंग और मेंटेनेंस खर्चा होगा नहीं होगा, फ्यूल वूल का। ड्राइवर अगर है तो ले लेना भाई, जितनी सैलरी मिल रही हो ड्राइवर को, कौन दे रहा है ये सब, एम्प्लॉयर। डेप्रीसिएशन 10% लेना ही लेना है, डेप्रीसिएशन 10% लेना ही लेना है, क्योंकि सीधे ये थोड़ी ना कि 10 लाख की गाड़ी दे 10 लाख रुपए ले लेंगे, ले भाई तेरी ना इनकम में 10 लाख रुपए जोड़ देंगे, ले वो क्या है ये। 30% के स्लैब में मेरी इनकम आती 3 लाख रुपए तो टैक्स है। मतलब मान लो 10 लाख की गाड़ी नहीं है, 40 लाख की है, तो 12 लाख रुपए तो टैक्स ही हो गया। 12 लाख रुपए टैक्स देने से अच्छा तुम रहने दो, 12 लाख की मैं ही गाड़ी खरीद लेता हूँ एक, टैक्स नहीं दूंगा। तो भाई इसलिए 10% डेप्रीसिएशन लॉजिक है ना उसका, 10% डेप्रीसिएशन क्यों ले रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं एक साल का बेनिफिट 10%। जैसे तुम्हें घर पे एसी लगा है, तो उसका एक साल का बेनिफिट जो ले रहे हो तुम, मान लो तुमने 50,000 का खरीदा, 40 का 30 का, तो एक साल का 10%, ये कहानी। और लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर कुछ पैसा रिकवर होता है तो ठीक है, बाकी जो बैलेंस आ जाएगा वो पैसा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये चार्ट से बड़ा सिंपल हो गया। मिक्स्ड है, अगर मिक्स मतलब ऑफिस यूज भी है और पर्सनल भी है, तो उस केस के अंदर करना क्या है, क्यूबिक कैपेसिटी चेक करनी। कभी किसी कार के पीछे लिखा हुआ देखा है 1.6, 1.2, 1. आज जरा देखना जरा ढंग से, सियाज, ये क्या बोलते हैं, वरना आप होंडा सिटी, जो थोड़ी सी लग्जरी उसमें आ जाती है, तो हाँ आप देखना आपको दिख जाएगा लिखा हुआ। ये क्या होती है, हॉर्स पावर। सुना होगा जो गाड़ी होती है उसका इंजन होता है, तो आपने सुना होगा 150 सीसी की बाइक है, 100 सीसी की बाइक है, इसका बुलेट 350 सीसी की है, 500 सीसी की है। ऐसे कार का सुना होगा, इसका इंजन 1000 का है, 1500 का है। तो वही चीज है बेटा, समझ में आया, ठीक है सर। एग्जाम में आएगा लिखा हुआ। अब एग्जाम में अगर साइलेंट हो गया तो, कुछ नहीं लिखा हुआ आया तो क्या करेंगे, यही वाला केस मानेंगे ना, क्योंकि अगर भाई 1.6 लीटर से ज्यादा की है, 1600 सीसी, 1.6 का मतलब है 1600 सीसी, 1600 सीसी से ज्यादा की है तो लिखता ना क्वेश्चन। ये क्या हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, ये दोनों जगह कॉपी पेस्ट हो गया ना पूरा सेम है। नॉट एक्सीडिंग 1.6 लीटर, नॉट एक्सीडिंग, ये एक्सीडिंग है। 1 मिनट रुक जाओ, जो गाड़ी में ज्यादा उसकी होगी उसके ज्यादा पैसे होंगे, उल्टा लिख दिया। ये एक्सीडिंग है, ये नॉट है।
नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सारा गलत हो गया यार, क्या करा रहे हो। सब सही लिखा है नालायकों, सब सही लिखा है। मैं कह रहा ये चार्ट कैसे गलत हो गया। ये यहां पे लिखा है रनिंग और मेंटेनेंस के खर्चे एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो ये लिखा है नॉट एक्सीडिंग 1.6, तो 1800 रुपए ले लेना, ज्यादा होगा तो 2400 रुपए ले लेना। अगर एम्प्लॉय खर्चे पे कर रहा है रनिंग और मेंटेनेंस के, तो उस केस में अप टू 1.6 हो तो 600 लेना, उससे ज्यादा होगा तो 900 रुपए लेना। समझ में आया। आपने ये चेक करना है कि अगर उसका मिक्स यूज हो रहा है तो रनिंग और मेंटेनेंस का खर्चा कौन पे कर रहा है, रनिंग और मेंटेनेंस का खर्चा कौन पे कर रहा है। सर एम्प्लॉयर पे कर रहा है, इस वाले डब्बे में आ जा। सर एम्प्लॉय पे कर रहा है, इधर आ जा। उसके बाद जाके उसकी इंजन की कैपेसिटी चेक करना। क्वेश्चन साइलेंट 1.6 लीटर मानेंगे, आ गई बात। हाँ एम्प्लॉयर ही तो कर रहा है। सर अगर एम्प्लॉय करे तो भी लेनी ना भाई वैल्यू तो, पर तो उसमें देखो ना कम ले ली 600 रुपए, जहां 1800 रुपए चार्ज कर रहे थे वहां 600 रुपए लिया, जहां 2400 रुपए ले रहे थे वहां 900 रुपए ले लिया। अब जो भी, अच्छा ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। क्या लिखा हुआ आता है क्वेश्चन में कि कार दी है, मिक्स यूज हो रहा है और खर्चा रनिंग और मेंटेनेंस का एम्प्लॉयर पे कर रहा है। सर आप हमें क्या याद करा रहे हो बेटा, ये पहले से मल्टीप्लाई कर लो 12 से, पहले से ही मल्टीप्लाई कर लो गरिमा। ये कितना आ रहा है मेरे ख्याल से 38,400 आता है, ये 38,400 है। दूसरा वाला आ रहा होगा फिर, ये 21,600 आ रहा है, 28,800 400 है 800। चलो ये याद ही कर लो सीधे, 28,800 भाई। और इस वाले में ये 12 से, हाँ ये तो सिंपल है, 7,200 रुपये, 10,800 रुपये। ये पहले से क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि ये लिमिट है, ये पहले ही टोटल हो जाएगा, एग्जाम में टोटल करने की जरूरत ही नहीं है कि सर एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी, रनिंग और मेंटेनेंस के खर्चे भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, मिक्स यूज था, वो मिक्स यूज वाला केस था। हमने इंजन कैपेसिटी चेक की अप टू 1.6 21,600, सर 1.6 से ज्यादा 28,800। अब चेक करो ड्राइवर दिया या नहीं दिया। अगर ड्राइवर दिया तो 900 रुपए और जोड़ दो, हर केस के साथ 900 रुपए क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, पर तभी जुड़ेंगे जब ड्राइवर दिया होगा। अच्छा 900 रुपए पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 21,600 का कितना बन जाएगा, 21,600 10,800, हाँ 32,400 ना। और ये वाला कितना जा रहा है, ऐसे ही कर लो, कोई नहीं, अब पहले कर रखा हुआ है कैलकुलेटर। ये 39,600 आ रहा है ये वाला, और ये 32 वाला आ रहा है, ये वाला 32 हो रहा है। तो 32,400 और 39,600। और अगर कोई पैसा आपसे रिकवर किया जाता है यहां पे तो माइनस कर लेना, ठीक है। पर वो इस वाले केस में हो सकता है, एम्प्लॉयर वाले में। एम्प्लॉय में क्या होगा, वो तो खुद ही आप कर रहे थे, तो खुद ही आप कर रहे थे। और अगर ये केस आ गया भाई साहब, एक से ज्यादा गाड़ी दे दी आपको, ले भाई एक गाड़ी ऑफिस यूज कर, दूसरी पर्सनल कर। वाइफ है ना तेरी, उसको बोल जिस कंपनी में लगाऊं देख क्या मजे आ गए, एक गाड़ी कंपनी ने मुझे दी है, एक तुझे दे दी, जा तू भी ऐश कर। इनकम टैक्स का लगा के इधर आ, तू कहता है ट्रीट वन कार, एक कार को मिक्स मान लो, एंड ऑल अदर्स, अब पता लग रहा है 3 दे दी, एक बेटे के लिए भी, बेटे के लिए भी, ओ भाई कौन सी कंपनी है, और अदर के लिए बोल दिया एज पर्सनल यूज माना जाएगा। पर्सनल आ गए यहां, तो एक कार तो 2 कार मिली थी, एक मिक्स में आ जाएगी और एक पर्सनल में आ जाएगी। देखो कायदे से तो यही हो रहा था। कौन सा तुम भी जो था ऑफिस ही यूज कर रहे थे, खुद भी तो कर ही रहे थे थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी तो तुम्हारी वाइफ तो भाई सब पर्सनली कर रही होगी, वो कौन सा ऑफिस के लिए कर रही होगी। तो इनकम टैक्स वालों ने दिमाग अपने से लगाया, ठीक है जी।
तो ये कैलकुलेशन तो पता ही है इसकी क्या होनी, पर इतना खतरनाक क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, मैंने बनाया हुआ है कि अगर ये सिचुएशन भी आ जाए तो। और दूसरा केस जो मैंने बनाया है, कार किसकी है, अब देखो दो ही केस बनते थे ना, या तो उसकी या तो हमारी गाड़ी। अब हमारी गाड़ी आ गई भाई, अब देखो क्या होगा, जब हमारी गाड़ी आई है तो क्या होगा। सर ऑफिस के लिए यूज हो रही, बता तुम्हारी गाड़ी ऑफिस के लिए तुम यूज कर रहे हो, एम्प्लॉयर कुछ नहीं दे रहा, कोई परक्विजिट तो है ही नहीं वो, फिर पर्सनल यूज, यूज ओनली फॉर पर्सनल पर्पस। गाड़ी तुम्हारी पर्सनल यूज हो रही है, वो पैसे दे रहा है तुम्हें, तुम्हारी गाड़ी है पर्सनल यूज हो रही है, वो तुम्हें पैसा देता है, तुम लेके जाते हो, ये लो जी वो उसका बिल आया, फ्यूल का बिल आ गया, इसकी वॉशिंग करवाई थी, ये बिल, वो सारे पैसे रीइंबर्स, जितना पैसा रीइंबर्स हो रहा है वो सारा टैक्स, वो परक्यूसिट बना या नहीं बना। सर मिक्स यूज हो रहा है, बताओ आपकी गाड़ी ऑफिस के लिए भी यूज हो रही है, होता ही है, जब अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, पैसा रीइंबर्स भी करेगा या नहीं करेगा। और क्यूबिक कैपेसिटी चेक कर लेंगे, यस और नो, क्यूबिक कैपेसिटी चेक कर लेंगे। तो अमाउंट रीइंबर्स कितने की है उसने, मान लो साल के 4 लाख रुपए रीइंबर्स कर दिए भाई, तो 4 लाख रुपए ले लेंगे, लेस 1800 और 900 रुपए, 1800 समझ गए होंगे, लेस करने 12 से मल्टीप्लाई, 900 रुपए कब लेस करोगे, जब ड्राइवर रहा होगा, और जो आएगा वो पैसा टैक्सेबल होगा। इस केस में से वही आपको पता लग गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय इज नॉट डिडक्टेबल। अगर यहां पे कुछ पैसा एम्प्लॉय से क्या कर लिया जाए, रिकवर कर लिया जाए, भाई उसे डिडक्ट मत कर लेना गलती से। तो एक चीज छोटी सी माइन्यूट मेरे से गलती होगी, उसको रेक्टिफाई कर लो कि ये वाली जो लिमिटें लग रही ना मिक्स वाली, इनमें अगर एम्प्लॉय से पैसा रिकवर किया जाए, लिख लेना, उसको माइनस करना ही नहीं है, कोई सा भी केस हो। ये लिमिट बना दी असली में, सीधे कहानी खत्म कर दी, फिर उस केस में करना ही नहीं। हाँ मिक्स वाले में, बस मिक्स वाले में ही करना है ये काम, बाकी में तो एक में तो मैंने खुद ही लिखा हुआ है। चार्ट से देख लो कितना आसान हो गया और टॉपिक खत्म हो गया। तो बाकी का अगली क्लास में, बाकी एमसीक्यू क्वेश्चन करना मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को, किसी की कोई ख्वाहिश आज की क्लास के अंदर, कुछ पूछना चाहता है कोई बच्चा, कोई भी चीज पूछनी हो आपको, कोई दिमाग में आपके कुछ चल रहा हो, किसी के कुछ चल रहा है दिमाग में, कुछ नहीं, चलो रिकॉर्डिंग में इतना ही रखेंगे, मेरे दिमाग में कुछ चलता रहता है, मैं आपसे बात कर लेता हूँ थोड़ी सी भाई।